वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय। तो आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड। बहुत 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 मतलब वेरी वेरी इजी है। मैं बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये मिनिमम आता है 8 नंबर का। 8 नंबर से कम का तो आएगा ही नहीं पेपर में, और मैक्सिमम ज़्यादा 16 नंबर का। मतलब ऐसे ऐसे अटैम्प्ट गए हैं जहाँ इसको 16 नंबर के लिए पूछ लिया। अब आप कहोगे सर ये तो फिर तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे फॉरेक्स जैसे सेक्टर जब 10 नंबर के आ जाते हैं तो म्यूचुअल फंड तो मतलब इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को है ना स्कोर करेंगे। देखो, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बहुत सिंपल है। मैं आपको जो जो फॉर्मूलाज करवाऊंगा उस फॉर्मूलाज पे ग्रिप बना लेना। इसके अलावा जो जो मैं कहानी की तरह बताऊंगा उस पूरी कहानी को आप सुनते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आप पेज नंबर 17 पे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें नेट एसेट वैल्यू का। देखो, नेट एसेट वैल्यू होता क्या है। देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है इन्होंने। नेट एसेट वैल्यू होता है हमारा आपका नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आपकी उस म्यूचुअल फंड्स की होंगी। तो नेट एसेट क्या होता है, मैं बोलूँगा आपका नेट एसेट जो होता है वो होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है। नेट एसेट जो होता है वो होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। बस इतना सिंपल है। तो आपकी देखो एसेट में क्या क्या आ जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आएगी, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैं जो मार्क करवा रहा हूँ इसको लर्न कर लो अच्छे से। इसके अलावा जितने भी आपके रिसीवेबल्स हैं, जो भी आपको पैसे मिलने होंगे, एक्रूड इनकम होंगी, इनकम हो गई लेकिन अभी मिली नहीं है, वो सारी आएगी। अदर एसेट्स सारे के सारे आएंगे। अब लाइबिलिटीज़ माइनस हो जाएंगी। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या माइनस होगा, एक तो एक्रूड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, अदर पेबल्स माइनस हो जाएंगे, अदर लाइबिलिटीज़ माइनस हो जाएगी। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी, ये चीज़ें प्लस हो जाएंगी। सर इसके अलावा आपको कुछ और बताना है यहाँ पर। काफ़ी एक एक दो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपका है नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस, ठीक है। ये आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगा। और ये मार्केट प्राइस है, प्राइस जो है ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। सर और कुछ बस और कुछ नहीं। नेट एसेट अगर आपको मान लो बस इन्वेस्टमेंट दे रखा तो बस इन्वेस्टमेंट ही आपको लिखना है। अगर रिसीवेबल और ये नहीं दे रखा तो उसको आप जीरो मान के चलोगे। इसके अलावा इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद टॉपिक है, देखो ये क्या कह रहे हैं, एंट्री एंड एग्जिट लोड क्या होता है। देखो एंट्री और एग्जिट लोड मैं आपको बता देता हूँ। आप ये लगा लो, अभी है ना मैं क्वेश्चन के साथ इसको बताऊंगा, ये एग्जाम्पल भी नहीं कर रहे हैं अभी हम। एंट्री और एग्जिट लोड ये लगा लो, आपका मतलब बाय करते वक्त आपको कुछ प्राइस पे करना पड़ जा सकता है, और आपको सेल करते वक्त वो प्राइस मतलब कम मिलेगा, ठीक है। बस इतना समझ लो अभी। ठीक है सर, हमें समझ आ गया कि एंट्री का मतलब होता है बाय करते वक्त, एग्जिट का मतलब होता है सेल करते वक्त। अभी बस इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ है। इसके अलावा छोड़ो, सीधा है ना क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। देखो इन्होंने ना इलस्ट्रेशन नहीं दी है इस चैप्टर में। अदरवाइज तो पता क्या होता है, जैसे कैपिटल बजटिंग है, मैंने बस इलस्ट्रेशन पढ़ाए हैं और बच्चों को इतने बढ़िया समझ आए हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा आपका आंसर सॉल्व हो रहा है, कुछ भी मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इतने बढ़िया तरीके से वो 13 क्वेश्चन मैंने कैपिटल बजटिंग के करवाए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर उन 13 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो इसी तरह म्यूचुअल फंड में देखो, मैं आपको ना कुछ 22-23 क्वेश्चन है, मैं आपको इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो डुप्लीकेट है, आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब ये देखो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से पहले मैं एक वो लिखवाऊंगा, आपको थ्योरी लिखवाता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के नोट्स में चलते हैं हम सीधा। आ जाओ आ जाओ, म्यूचुअल फंड की अभी कुछ एक वो लिखवाता हूँ, टॉपिक लिखवाता हूँ। म्यूचुअल फंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला टॉपिक है, मैं आपको बताता रहता हूँ। आप देखो, आप लिखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इन्वेस्टर कह रहा है भैया इतना तो पैसा मुझे कमा के चाहिए ही चाहिए, तो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, शुरुआत में कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे उसको माइनस कर देंगे 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, माइनस में एनुअल रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लें।
ये फॉर्मूला लर्न कर लो, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कहाँ काम आएगा। ये आपको काम आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार अब देख लेते हैं। एक मिनट, SFM आ जाओ। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत इजी है। ये कह रहा है कि देखो हमारा जो ए है ना, मिस्टर ए 16% की रिटर्न कमाते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर से। मैंने कहा ठीक है, मतलब कमा रहा है वो बंदा। वो कह रहा है कि क्या मैं इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ क्या। मैंने कहा कर ले भाई। वो कह रहा है लेकिन है ना मेरे इनिशियल एक्सपेंसेस हो जाएंगे 7.5% के, और फिर एनुअल भी 1.5% का हो रहा है। तो कह रहा है मैं कितना मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं कि कितना मेरे को म्यूचुअल फंड कमा के देगा, ताकि मेरे को ये ए का 16% रिटर्न जो कि वो इक्विटी शेयर से कमा ले रहा है वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई आपका क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है भाई, बात भी सही कह रहा है भाई। भाई कितना वो म्यूचुअल फंड में मतलब कितना उसको म्यूचुअल फंड कमा के दे, ताकि वो इतना तो कमा पाए जितना 16% इक्विटी शेयर कमा के दे रहे हैं, मतलब ठीक है। तो देखो क्या आएगा इसका। अभी एक इसको क्या कितना चाहिए, इसको ये कह रहा है मेरे को 16% रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था आपको 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। इनिशियल एक्सपेंसेस 5.5%, तो 0.055 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी ऐसे ही लिखो आप। इसको आप लिखो 0.16, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि आपको नहीं पता, निकालना है आपको। माइनस में रेकरिंग एक्सपेंसेस हर साल के कितने हैं, वो हैं आपके 1.5%, तो ये आ जाएगा 0.015, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका म्यूचुअल फंड का परसेंटेज आ जाएगा कि आपके 18.43% आपके म्यूचुअल फंड इतने अर्न करके देंगे कम से कम, तब जाके आपका 16% ऑफ इक्विटी शेयर के बराबर होगा। मतलब बंदा इक्विटी शेयर से 16% तो कमा रहा है, अब वो उसको छोड़ के म्यूचुअल फंड पे क्यों इन्वेस्ट करेगा। वो कहेगा कि भैया इतना तो मेरा खर्चा हो रहा है, तो वो कहेगा कि अगर 18%, 18.43% से अगर ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, तभी मैं म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। अब आ जाओ ये फ्रंट एंड लोड और ये बैक एंड लोड जो मैंने अभी बताया था एंट्री और एग्जिट वाला, चलो वो पढ़ाता हूँ। देखो बैक एंड लोड और फ्रंट एंड लोड होता क्या है। देखो कुछ नहीं होता, आपका आपका देखो फ्रंट एंड लोड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। वो होता है प्राइस माइनस फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू इंटू 100। इसे बोलते हैं मैं बाय करते टाइम, मतलब बाय करते टाइम अगर कोई मैं खर्चा दे रहा हूँ। इसके अलावा जो बैक एंड लोड होता है वो होता है आपका फेयर वैल्यू माइनस रिडम्पशन प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू इंटू 100। तो ये होता है आपका बैक एंड लोड। ये देखो दे क्या रखा है, ये बोल रहा है कि देखो आपका जो म्यूचुअल फंड है ना वो 10 रुपये का है। आप आपका ऑफर प्राइस जो है, मतलब आप अगर खरीदने जाओगे, मतलब आप खरीदने जाओगे तो आपको 10.204 का मिलेगा, और बेचने जाओगे रिडम्पशन प्राइस है 9.8 का। तो ये कह रहे हैं कितने परसेंट हमारा फ्रंट एंड है और कितने परसेंट हमारा बैक एंड है। तो फ्रंट एंड मतलब बाय करते टाइम, तो बाय करते टाइम देखो कितना है, मैं कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है पता है। ये है कि बस ये बाय करते टाइम मुझे मिल कितने का है 10.204 का, उसको माइनस करूंगा 10 से। ये लो मैं करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है। माइनस करूंगा 10 से, डिवाइड बाय 10 करेंगे कि कहाँ से हमें परसेंटेज चाहिए, मतलब वो कितना बड़ा है अमाउंट, तो 10 से बड़ा है, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 2.04% महंगा मुझे मिल रहा है। और रिडम्पशन में बैक एंड लोड का मतलब कितने कम में हमारा वो बिक रहा है। तो देखो कितने कम में बिक रहा है, हमारा 10 रुपये का है लेकिन 9.8 का ही वो बेचारा रिडीम हो रहा है, और मतलब मुझे इतने कम पैसे मिल रहे हैं जब रिडीम के टाइम। ये तो मेरा लॉस है एक तरीके से। तो कितना लॉस है, कितने रुपए से देखेंगे, 10 रुपये से देखेंगे, तो ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 2%। तो मतलब मेरा बैक एंड लोड जो है वो 2% का है। मतलब अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे 2.04% महंगा मिलेगा, और जब मैं बेचने जाऊंगा तब मुझे 2% मतलब कम में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड हो गया। बस ये टर्म समझा रखी है और यहाँ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भावुक होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है क्यों होता है। वो इसके पीछे की रीज़न बहुत लंबे लंबे हैं, ऐसा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, क्योंकि ये इनका बेसिकली इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका नेट एसेट वैल्यू दे रखी है 20 इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। देखो इसका ना मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। क्या होता है आपका फॉर्मूला, देखो यहाँ पर क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड क्या होता है, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड वो होता है आपका डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन प्लस P1, मतलब जो स्टार्टिंग सॉरी एंडिंग में जो आपका वो है क्या नाम है NAV की वैल्यू है माइनस P0, मतलब जो बिगनिंग में NAV की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय P0, क्योंकि वहाँ से हम देखेंगे इनटू 100। तो ये आप करोगे तो आपका रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है 20 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो आपको 20 रुपये तो आपका ये इसमें माइनस में चला जाएगा, -20 रुपये। और आपको मिला क्या है, एक तो ये मिला है, एक ये मिला है, और आपकी एंड में वैल्यू इतनी है। तो एंड में कितनी वैल्यू है, इतनी, बिगनिंग में इतनी है, प्लस आपको ये चीज़ें भी मिली हैं, डिविडेंड मिला है, कैपिटल गेन मिला है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दे रखा, अरे सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स होगी ना 20, मतलब P1 कितना था 20, P0 सॉरी मतलब जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.6375%। तो ये जो आपका आया है ये आया है आपका एक मंथ का, क्योंकि यहाँ पर पूरे उसमें मंथली मंथली बात हो रही थी, तो ये मंथली मंथली वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर खत्म हो गया। अगर यही मान लो यहाँ एनुअल पूछा होता तो आप क्या करते, इसको इंटू 12 कर देते तो एनुअल आ जाता, ठीक है। मेरे को बस ये चीज़ एक्स्ट्रा बतानी थी, वरना पेपर में मांगी नहीं है। देखो क्वेश्चन में तो बस उन्होंने मंथली पूछा था, हमने मंथली बता दिया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है देखिए सर, investor purchase 300 unit of mutual fund at 12 पॉइंट, ठीक है। और उसने मतलब देखो एक इन्वेस्टर ने 300 यूनिट्स खरीदे म्यूचुअल फंड के 12 पॉइंट इतने के, तो ये कितने का हो गया, मैं लिख दूँ एक बार। ये आपका हो गया 12, एक मिनट कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, 12.25 इंटू 300, तो ये आपका हो गया 3675 का उसने ख़रीदा, ठीक है। और देखो उसको क्या हुआ, एक साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद उसको मिला, एक तो 1.5 रुपये मिला, सॉरी 1.25 डिविडेंड मिला, और 1 रुपये कैपिटल गेन मिला, ठीक है। कब, एक साल के एंडिंग में मिला है, ठीक है। तो पहले तो बोला है कि द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये क्लोजिंग NAV दे रखी है। ओपनिंग NAV मेरे पास यहाँ से आ गई, ये ओपनिंग NAV हो गई, ये क्लोजिंग NAV हो गई। तो पहले तो रिटर्न पूछा है, रिटर्न तो मैं निकाल लूँगा, जैसे मैंने थर्ड में निकाला था वैसे फोर्थ में करवाऊँगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, देखो मैं रिपीटेड चीज़ें नहीं करवाऊँगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरी चीज़ नहीं है। तो इसने क्या बोला देखते हैं। इसने बोला कि इसने क्या किया, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन ऑल द डिविडेंड एंड, इसने क्या किया, कह रहे ये जो भी आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन जो आया है ना, इसने री इन्वेस्ट कर दिया। और री इन्वेस्ट कितने पे किया है, 12.5 रुपये की पे किया है, इसने बोल रखा है, ठीक है, पहले ही बता दिया। एक मिनट, ये अलग से तो नहीं दे रखा इसने, नहीं सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो देखो मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, मैंने कहा देखो बिगनिंग में मैंने परचेस कितने का किया था, मैंने कहा बिगनिंग में मैंने परचेस किया था ये 3675 का। अब मैंने कहा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको रिसीव क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो एक तो 1 रुपये मिल रहे हैं, एक 1.25 रुपये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आपको 300 यूनिट्स पे, 300 यूनिट पे। तो टोटल पैसे कितने मिले, 675 रुपीज़ मिले हैं। मैंने कहा इसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं, कितने पे री इन्वेस्ट करते हैं, 12.5 रुपये पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा 675 डिवाइडेड बाई 12.5 अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 54 यूनिट्स। तो मैंने नई यूनिट्स कितनी खरीद ली, 54 खरीद ली, ठीक है। अब देखो रिटर्न कैसे निकालेंगे, देखो रिटर्न निकालना बहुत आसान है। मैं बोलूँगा देखो ओपनिंग कितने का था, ओपनिंग मेरा मैंने यहाँ निकाला था कितने का था, 3675 का। मैंने कहा क्लोजिंग कितने का है, मैंने कहा क्लोजिंग एक बार बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 300 यूनिट्स पहले थी, 54 बाद में आ गई, तो 354 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग वैल्यू कितनी है,
क्लोजिंग वैल्यू इसकी है 13 रुपये, यहाँ दे रखी थी ना फर्स्ट वाले पार्ट में 13 रुपये है, तो ये 13 रुपये है। तो ये 13 रुपये से ये आ जाएगा 4602। तो यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके अगर आप निकालोगे तो आपका यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा 25.22% का। आता है ना कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी है आपका, हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं तो देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर वही है, आप एक तो रिटर्न निकाल लोगे, ये इजी है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसने री इन्वेस्ट वाला भी पॉइंट दे दिया, तो ये भी हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी, ये पॉइंट भी हो जाएगा। देखता हूँ इसमें कुछ बताने वाला कुछ तो नहीं है, एक मिनट, ये भी हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो बच्चों का डाउट बनता है, तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब बच्चे कहते हैं कि सर जो ये यूनिट्स होती हैं, क्या ये पॉइंट में हो सकती हैं, डेसिमल में हो सकती हैं? जैसे ये जो हमने यूनिट्स निकाली है, अभी यहाँ 54 आई है। अगर मान लो कोई यूनिट 54 यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो यूनिट आएगी ना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी यूनिट आएगी जो आपने री इन्वेस्ट करी है, वो है 37.71 यूनिट्स। तो येस, आपकी यूनिट्स पॉइंट्स में हो सकती हैं। मतलब यूनिट्स अगर पॉइंट में है, पॉइंट्स में है तो ठीक है, डेसिमल फॉर्म में है तो ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि ये सर अजीब नहीं है। नहीं बच्चे, यूनिट्स होती हैं, पॉइंट्स में होती हैं, आप खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड्स पॉइंट्स में भी खरीद सकते हो। वो शेयर्स होते हैं जो आप पॉइंट्स में नहीं खरीद सकते हो। शेयर्स आपको पूरे खरीदने पड़ते हैं। आपने अकाउंट्स में क्वेश्चन भी करे होंगे जहाँ पर ये आता है कि आपके पास इतना कैश है, आपको ये शेयर्स खरीदने, कितने खरीदे, तो आपका आता है मान लो 37.71, तो हम है ना 38 शेयर लिख देते हैं, याद आया? तो वहाँ चलता है, लेकिन यूनिट्स आपकी पॉइंट्स में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बताना था, बस एक बच्चों को डाउट रहता है। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन भी मैं कहूँगा कि आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। एक एक ये बता देता हूँ, एक ये बता देता हूँ, रुको 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 रुको। इसमें क्या होगा ना, आप देखोगे कि जो ओपनिंग एनएवी जो आपका आया है ना, आप सब कुछ निकालने के बाद देखोगे कि क्लोजिंग एनएवी भी कुछ सेम सा ही है। मतलब आपका ओपनिंग एनएवी यहाँ पर देखो कितना है, ओपनिंग एनएवी है 65.9, क्लोजिंग जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 65.78225, मतलब सेम ही आएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर जब ये बोला है ना, प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द मंथ एंड एनएवी, तो आप बोलोगे यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन एनएवी, नो चेंज इन एनएवी, ठीक है। बस ये यहाँ पर लिख दोगे। तो बस ये चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है बताने लायक। और इसके बाद आ जाओ सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा करने लायक है, चलो करते हैं इसको। देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करो एनएवी पर यूनिट। तो एनएवी देखो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। एनएवी क्या होती है हमारी, हमने कहा सर एसेट माइनस लाइबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, यही होती है। मैंने कहा सर एसेट्स बता दो यहाँ पर। चलो एसेट्स देखते हैं एक बार, क्या लग रहा है आपको एसेट्स में? मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट आती है, क्रूड इनकम आती है। तो सर इस क्वेश्चन में जहाँ तक हमें पता चला, तो एक तो हमने देखा कि एक तो एक्रूड एक्सपेंसेस दे रखा है, अदर लाइबिलिटीज़ दे रखा है। सर ये तो लाइबिलिटी हो गई, ये भी लाइबिलिटी हो गई। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है, तो सर ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, और तो कुछ नहीं दे रखा सर। सर एक इन्वेस्टमेंट दे रखी है सर, ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस। तो मैंने कहा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके निकालो फिर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके निकालो और टोटल मुझे बताओ इन सब का क्या आ रहा है। तो आपने बताया मुझे टोटल जो आ रहा है इसका 420.2 लाख आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो यही आपके एसेट्स हो गए, 420.2 लाख एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, एक तो 2.5 लाख की है, एक 2 लाख की है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट 10 लाख। तो इसको बस ये कैलकुलेट करोगे तो 41.57 पर यूनिट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये एनएवी हो गया आपका, बस ख़त्म, इसमें और कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये बहुत आसान था। और अब आ जाते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। क्या एट्थ क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है? तो देखो यही सेम चीज़ है, पूरी की पूरी सेम चीज़ लिख रखी है, और तो कुछ नहीं बोल रखा। बोल रखा कैलकुलेट एनएवी। तो मैं बोलूँगा देखो, अगर देखो 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 इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना है, इसने एक तो 1 फरवरी का डेटा दे रखा है, एक 2 फरवरी का डेटा दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बता रखी है 6 लाख, इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो पहले तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैं निकाल लूँ, तो टोटल मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 473
0.02 लाख। ठीक है सर, तो इसने बोला NAV निकालो, तो मैंने कहा NAV निकालना है तो ठीक है, ये लो 473.02 डिवाइडेड बाय 6 लाख, निकल गया NAV। क्यों? क्योंकि इसने कुछ बोल नहीं रखा था किस डेट का चाहिए, तो भैया मैंने 1 फेब का निकाल दिया। ठीक है, इसने कुछ वैसे देखो पेपर में लिख कर आएगा, ये बेवकूफ़ है, पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं लिख रखा कुछ, वरना पेपर में लिखा हुआ आएगा 1 फरवरी का निकालो, तो निकाल दिया। अगर नहीं आएगा तो हम पहले 1 फरवरी का ही निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। Assuming Mr. A submit a check of 30 lakh to the mutual funds and the fund manager of the company purchases 8 lakh shares of M and balance amount held in bank। अच्छा, अरे देखो 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 कितना सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है। इसने क्या बोला, कह रहा है कि सर यहाँ पर सॉल्व कर दें इस क्वेश्चन को। मैंने कहा चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। पहले मैंने सॉल्व करने से पहले बता देता हूँ उसने पूछा क्या है। उसने बोला है कि देखो आपको ना पोजीशन बतानी है फंड की। अब देखो सबसे पहले तो क्या बोला है उसने, देखो फंड की पोजीशन का मतलब NAV नहीं होता है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर NAV निकालना होगा क्योंकि NAV का पार्ट नहीं। फंड की पोजीशन का मतलब होता है आपको एक तो बताना है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, मतलब आपकी एसेट और लाइबिलिटी कितनी है, एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताना है। मतलब NAV निकालने का जो डेटा होता है ना, वो आपको यहाँ पर बता के आना है। ठीक है, ठीक है सर, आपको बस यही बता के आना है पोजीशन। अब ये बोल रहा है कि एक A है, उसने है ना 30 लाख का चेक दिया मैनेजर को, उस फंड मैनेजर को। उसने क्या किया, फंड मैनेजर ने 8 लाख शेयर्स खरीद लिए M लिमिटेड के। तो देखो, तो L तो सेम रहेगा, L तो यही क्या नाम है, यही प्राइस कर नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अब ये बात किसकी कर रहा है वैसे, 1 फरवरी की कर रहा है ना। हाँ, अभी तो 1 फरवरी चल रहा है। देखो 2 फरवरी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। तो एल का यही वाला प्राइस रहेगा, ये लिख देंगे सेम। M जो है इसका भी ये सेम रहेगा, लेकिन अब इसने क्या किया, 8 लाख शेयर्स और ले लिए। तो M के यहाँ पर मैं 8 लाख शेयर्स और लूँगा, और किस पे लूँगा, यही 312.4 पे लूँगा। तो ये नया आ गया कुछ। ठीक है, और ये कह रहा है 8 लाख शेयर्स हमने ले लिए। ये कितने के हैं, अगर मान लो 8 लाख हम इस पे लेंगे 312.4 पे लेंगे, तो ये आ गया आपका 2499.2। लेकिन सर इसने तो 30 लाख रुपए दिए थे, और ये तो आपने जो निकाला है ये तो बस 2490। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 8000 है, 8 लाख थोड़ी ना है। तो 8000 इंटू 312.4, तो ये आपका आ गया 24,99,200। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एन आपका सेम है, पी आपका सेम है, एक आपका कैश भी रह जाएगा। देखो उसने क्या लिखा है, एंड द बैलेंस अमाउंट हेल्ड इन बैंक। तो यहाँ पर कैश नहीं, आप बैंक लिख दो चाहे, तो आपका यहाँ पर बैंक भी बच जाएगा। कितना बैंक बचेगा, इसमें 30 लाख में से ये माइनस कर दो, इतना बैंक बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5,08,000 रुपये। ठीक है, ये आपका बैंक बच जाएगा। तो यही चीज़ें हम लिखेंगे, तो ये हमारा टोटल कर दोगे तो ये टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, बस खत्म। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स इस फंड में अब कितनी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, एक तो ये इन्वेस्टमेंट आ गया आपका। ठीक है, और दूसरा अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगी। मैं कहूँगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स का क्या हुआ, देखो पहले तो आपकी यूनिट्स कितनी थी, मैंने कहा देखो पहले हमारी यूनिट्स थी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए प्लस अब कितनी हो जाएंगी। मैंने कहा हमने क्या किया है, 30 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं, और आपको इस पूरे फंड की कितनी यूनिट्स मिली हैं। तो मैंने कहा पहले NAV कितना आया था, इससे जो NAV आ रहा था ना वो था 78.84। तो मैंने कहा हमने ठीक है 30 लाख के 78.84 इतने यूनिट्स और ले लिए। देखो अब आप कहोगे कि इसका सर फॉर्मूला भी लिखवा दो। देखो क्या होता है, यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट क्या होता है, आपका NAV निकलता है, ऐसे ही निकलता है NAV। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय NAV कर दो, मतलब इसको यहाँ ले और उसको वहाँ ले जाओ, तो यूनिट्स आ जाएंगी, सिंपल है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। वैसे इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, बट कई बच्चों को समझ नहीं आती, तो ये हमने सॉल्व किया है रेड पेन से। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो ये आपकी जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगी वो आ जाएगी 6,38,053। तो ये आपकी यूनिट्स आ गई टोटल। तो आपको यूनिट्स बता दी, इन्वेस्टमेंट बता दी। अब ये बोल रहे हैं न्यू NAV बताओ 2 फरवरी का। 2 फरवरी में क्या होगा, देखो 2 फरवरी में अब आपको ये नई रेट्स लेनी है सारी, और
आपको वो M 8000 शेयर्स वाले भी लेने हैं और आपको कैश भी लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देख लेना और हो जाएगा आपका। पीछे से एक बार क्वेश्चन को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर देख लेना और समझ आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको ये मतलब ये सेकंड पार्ट में जो आपने किया है वो थर्ड पार्ट में इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना है। तो M के एक 8000 शेयर्स एक्स्ट्रा और ये कैश अलग से, बैंक ले लो, कैश ले लो, कुछ भी लिख दो पेपर में, ठीक हो रहेगा। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। देखो 9th क्वेश्चन में मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये अब तुम खुद कर लोगे, सेम है, सेम है, सेम एज 8th। अब आपको, आप कई बार पता है बच्चे क्या करते हैं, 8th क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया, कर लिया, खुद भी कर लिया, 9th पे लिख देंगे सेम एज सेम। अबे सॉल्व करना है, एग्जामिनर ने अगर ये दिया है स्टडी मैट में तो यू हैव टू सॉल्व इट, छोड़ के नहीं जाना, प्रैक्टिस करनी है उसकी। भैया 2 बार दिया है तो मतलब समझ लो पेपर में आने के चांसेस भी दुगने हो गए। अब आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन पेपर में देंगे, हाँ बच्चा इतना इजी दे देते हैं, बच्चा नहीं कर पाता वहाँ पर, वो कहता है पेपर टफ है, पेपर टफ है। 2 बार दे रखा है तो समझ लो ज़्यादा चांस है उसका आने का, ठीक है। तो करो उस क्वेश्चन को। अब आ जाओ 13th क्वेश्चन पे, सॉरी 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें इसमें भी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या रहेगा आपका। इसमें एक चीज़ आपका मेन रहेगा, देखो आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। मैं चलो एक्स की बात करता हूँ बस, ठीक है, एक्स दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा आपकी देखो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो आपको यहाँ पर बोला है कैलकुलेट इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस। तो आप ये जब ये एक्स सॉल्व करोगे ना, तो आप करोगे कितने महीने हैं यहाँ पर, ये एक तो 12वां महीना और जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की बात करी गई है, यहाँ पर 4 मंथ की बात की गई है। तो आपका जो ये आंसर निकलेगा ये 4 मंथ्स में निकलेगा, लेकिन आपको चाहिए पर एनम का। तो यहाँ पर आईसीआई ने क्या किया है, डेज में ले कैलकुलेट किया है। तो आपको 4 मंथ्स ना करके कि यहाँ पर डेज लो, मतलब ये है 31 डेज प्लस दिसंबर के 31 डेज हो गए, और आपको ना स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दोनों लेना होता है। तो 31 डेज, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 डेज। तो ऐसे करके डेज आपको कैलकुलेट करने रहेंगे, बस मुझे यही बताना था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 121 डेज। मतलब आईसीआई क्या करता है, आपका फर्स्ट डे भी कंसिडर करता है, ठीक है। तो बस ये मेरे को बताना था, बाकी आप कर लोगे, कोई भी इसमें मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, कर लोगे आप, यही इसी से ही सेम है, मतलब 10th से सेम है। मैं एक बार 10th फिर भी करके दिखा दूँ, नहीं वैसे तो ये इफेक्टिव यील्ड से है, तुम निकाल लोगे, बस मेरे को ये डेज वाली बात बतानी थी। 11th क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन करवाने वाला है, 12th क्वेश्चन तो करवाने वाला है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है और इतना बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। चलो एक बार पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं मिस्टर एक्स ऑन 1/7/2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। एक्चुअली ना इन्होंने शफलिंग चेंज करी है, पहले यहाँ पर 12th क्वेश्चन कुछ और हुआ करता था, अब मेरे सामने पुरानी स्टडी मैट है उसमें अलग है। चलो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आ जाएगा आगे, ऐसा तो नहीं है इन्होंने हटा दिया होगा, और नहीं हटाया होगा तो हम कर लेंगे उसको भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि देखो 1/7/2007 को इसने क्या किया, ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड 10,000 यूनिट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपये, ठीक है, हमने इन्वेस्ट कर दिए। अब 31/3/2008 को, मतलब इसी साल के एंड में क्या हुआ, डिविडेंड हमें मिला एक तो 10%, और एक्स वॉज फाउंडर उसको ना, उसने देखा कि मेरी 153.33% से मतलब मेरे को रिटर्न, मतलब वो भी हुआ है मेरा, मतलब ये समझ लो कि म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि 20% डिविडेंड हमें मिला है, ठीक है। वो मिला है कब, आपको देखो ये है ना, ये 1 साल की बात हो रही है, ये अगले साल की बात हो रही है, ये उसके अगले साल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उससे भी अगले साल की बात हो रही है कि उसने रिडीम कर दिया इतने यूनिट्स को, और एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है, यील्ड है उस ईयर की, वो इतनी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको एनएवी बताना है 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सामने खोल लो, क्योंकि मैं इसको रफ कॉपी में करवाऊंगा, या फिर देखते हैं यहाँ हो सकता है, यहाँ आई थिंक नहीं हो पाएगा, ये जगह बहुत छोटी है।
नहीं, या फिर या हो जाएगा, मैं यहाँ करवाने की कोशिश करता हूँ। पहले पहले एक चीज़ है ना, समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। एन भी आपको बोला है ये 3 निकालने, एनालाइज्ड भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान ले जाओ कि देखो, आपको 10,000 यूनिट शुरू में बोली थी, ठीक है, आपने इन्वेस्ट करी है, लेकिन आपने जब रिडीम किया है तब इतना किया है। मतलब यूनिट्स बढ़ कैसे गई बीच में कोई बोनस मिला है क्या? नहीं मिला, कोई बोनस की बात नहीं हुई, तो कैसे बढ़ी? तो इसका मतलब ये जो आपका ये डिविडेंड मिला है ना यहाँ पर, भैया आपने इसको री इन्वेस्ट किया है, वरना तो मिल ही नहीं सकते। आप खुद सोचो ना, आपका यूनिट्स कैसे बढ़ी हैं, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो री इन्वेस्ट किया होगा। इधर कुछ और नहीं लिखा हुआ, आप बाहर से पैसा लाए, कुछ नहीं लिखा हुआ, बोनस भी कुछ नहीं लिखा हुआ, बस एक डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है, तो मैं मान के चलूँगा कि डिविडेंड आपने री इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को अब करते हैं। देखो यहाँ पर ही, यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कहा पहली चीज़, पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं, इसमें वो दिया होगा ना, नहीं दिया, नहीं, मैं पॉइंट वाइज खुद से ही चल रहा हूँ। एक तो मैंने ये भी लिखवा ही देता हूँ आपको। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक इन्होंने बोला है एनुअलाइज यील्ड है 155.3% की, मतलब 12 महीने की यील्ड इतनी है। मैंने कहा मेरे को 12 महीने की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इतनी। कितनी? ये देखो, ये है ना, ये पॉइंट एक ही, ये पहला ही पॉइंट है, इसको एक मिनट मिटो देते हैं। मैंने कहा ये देखो, ये जो है ना, मैंने कहा ये देखो, 1/7/2007 से लेकर हमने ये 1 साल तक होल्ड किया। मैंने कहा ये 1 साल नहीं, ये हमारे हैं कितने हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, 6 + 3 9 महीने हैं। मैंने कहा आपने मेरे को बोली है एनुअलाइज यील्ड इतनी है, मतलब 12 महीने की कितनी यील्ड है, 12 मंथ की यील्ड है 150 इतनी है, ठीक है, आप ऐसे कर लो कि ठीक है इतनी है। मैं कहूँगा 9 मंथ्स की कितनी है, मैंने कहा देखो 9 मंथ्स की यील्ड आ जाएगी यहाँ पर 153.33 डिवाइडेड बाय 12 × 9, तो ये आ जाएगा आपका 115%। ठीक है, ठीक है। और सर यहाँ पर भी एक जगह बोल रखी थी एनुअलाइज्ड यील्ड इतनी है। मैंने कहा एनुअलाइज्ड इतनी है ना, लेकिन मेरे पास ये कितना टोटल रहा है, तो आप देखो 9 महीने पहले रहा है, फिर 2 साल और रहा है, तो 2 साल में कितने हो गए, 24 महीने, 24 + 9 33 महीने। तो मैंने कहा ये जो 73.52 है ना, ये तो आपने बस 12 महीने का दे रखा है, मुझे चाहिए 33 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 202.18%। समझ आ गया आपको? 73.52 कितने का था, मुझे 12 महीने का दे रखा है, डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा, मुझे चाहिए 33 मंथ्स का, क्योंकि मैंने होल्ड किया है 33 मंथ्स। पहले साल में होल्ड कितने किया था, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का भी आ गया। पहले तो मैंने ये वर्किंग कर ली, ठीक है, आ गई समझ, वर्किंग आ गई समझ सर। अब आगे क्वेश्चन करें सर? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब ये हो गई हमारी बात। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, मैंने कहा जो, चलो पहले हम बात करते हैं इसी की, 31/3/8 की, पहले तो इसी की बात करेंगे ना। तो मैंने कहा नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है, मैंने कहा सर 10,000 है हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है, हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट 10,000, ठीक है। अभी हम पहले साल के एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा देखो आपका क्लोजिंग एनएवी पहले हम निकाल लेते हैं, क्लोजिंग एनएवी। मैंने कहा देखो ओपनिंग एनएवी कितना है, ओपनिंग एनएवी है आपका 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपको बोल रखा था 10,000, आपने 10 रुपये के उस पर इन्वेस्ट किया, तो ओपनिंग है इतने का। मैंने कहा वो आपका 115% से बढ़ गया, देखो लिखा है ना यहाँ से, तो प्लस 115% जगह आप करोगे तो ये आ जाएगा 2,15,000 रुपये, ये आपका आ गया क्लोजिंग एनएवी, ठीक है। इसमें से आपका डिविडेंड माइनस हो जाएगा, इसमें से आपका डिविडेंड माइनस हो जाएगा। आपका डिविडेंड यहाँ पर दे रखा है कि आपने बांटा है 10% का। मैंने कहा 10% ये जो होगा ना आपका, ये 10% माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। सर डिविडेंड माइनस क्यों किया है आपने, मैं बताता हूँ अभी। तो ये आ गया 2,05,000, ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है सर ये डिविडेंड माइनस क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है? देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको, एनएवी क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर है ना पीएनएल इफेक्ट करेगा, और आपको ये डिविडेंड अभी बांटना,
एक तो पीएनएल इफेक्ट करेगा और एक बैंक इफेक्ट करेगा। तो बैंक कम हो जाएगा। पीएनएल हमारे एनएवी का पार्ट नहीं है, हमारे एनएवी में एसेट माइनस लायबिलिटी आता है, तो पीएनएल से कुछ नहीं होगा। बाकी क्या आएगा, बैंक कम हो जाएगा। तो बैंक जब कम होगा आपका, तो अल्टीमेटली आपका एनएवी जो है, एसेट है, वो गिरेगी। तो इसलिए हमने गिरा दी। अब समझ आया इसका रीज़न। आने वाले क्वेश्चन में अभी पीएनएल बनाऊंगा तब और समझ आएगा, लेकिन यही इसका रीज़न होता है। ठीक है, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, दैट्स वाई आपका एनएवी कम हो जाता है। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो 10,000 ही हमारी क्लोजिंग वैल्यू है। ठीक, वो यूनिट्स तो इतने ही हैं, तो ये आ गया आपका 20.5। लेकिन अब बात आती है डिविडेंड री इन्वेस्ट की। मैंने कहा भैया हमने है ना डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने कहा डिविडेंड री इन्वेस्ट किया है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, डिविडेंड मिला कितना है? मैंने कहा डिविडेंड हमें मिला है 10,000 रुपये। ये रहा ऊपर हमने बोला है 10,000 रुपये का है, मतलब 10% है। तो मैंने कहा आपने यूनिट्स कितने खरीदे हैं? तो मैंने कहा यूनिट्स हमने खरीदे हैं भैया 10,000 डिवाइडेड बाय हमारा जो ये एनएवी आया था 20.5। तो यूनिट्स हमारे हैं 4,487.8 यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है, हमने इतने यूनिट्स खरीदे हैं। तो आपके अब टोटल यूनिट कितने हो गए? तो यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूँ, आपके यहाँ टोटल यूनिट कितने हो गए? टोटल यूनिट आपके हो गए 10,487.8। तो ये आपका आपका एनएवी यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये यूनिट और ये आपका एनएवी आ गया 2,15,000, तो इससे एनएवी निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने निकाल नहीं रखा, इन्होंने बस पोजीशन बता रखी है एक तरीके से। मैंने कहा ठीक है, तो आप यहाँ पर एनएवी मत निकालना, आप भी बस पोजीशन बता देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ आप सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट एक बार देख लें क्या बोल रहा है। अब बात कर रहे हैं अगले साल की, आपने 20% डिविडेंड दिया है। ठीक है भैया, हम यहाँ कर देते हैं सेकंड पार्ट। मैंने कहा आपने 20% डिविडेंड दिया है, तो ये हम बात कर रहे हैं 31/3/10 की। तो ये देखो, अब अगले साल की बात कर रहे हैं हम। सॉरी, ये 2009 है, 2009 है यार। ठीक है, 2009 की हम बात कर रहे हैं। तो क्या करा है उसने, क्या है, हमने 20% डिविडेंड बांट दिया। ठीक है, हमने कहा चलो डिविडेंड निकाल लेते हैं। मैंने कहा देखो यूनिट्स कितनी थी साल के एंडिंग में, वो थी 10,487.8। और फेयर वैल्यू कितना है, 10 रुपये का। तो 20% डिविडेंड हो गया। तो कितना डिविडेंड हो गया टोटल? तो टोटल डिविडेंड आ गया ये 20,975.6। सर हम इसको री इन्वेस्ट कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे हम इसको। मैंने कहा ठीक है, हम इसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब री इन्वेस्ट करेंगे तो भाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी खरीदेंगे? तो सर यूनिट्स जो आ जाएंगी न्यू वाली जो हमारी यूनिट्स है वो आ जाएंगी। सर हमने 20,975.6 को मतलब री इन्वेस्ट कर दिया। कितने एनएवी पे? मैंने कहा नहीं सर, ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे डिवाइड नहीं होगा। यही तुम गलती करोगे, मैं यही बताना चाहता था। मैं तुम्हारा माइंड, ये जो मैंने काटा है ना, इसको नोट करके प्लीज़ तुम भी काटना। ये नहीं होगा यहाँ पर। लिख भी देता हूँ मैं कितना एनएवी आया। कोई एनएवी है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मत फंसना। अब आप देखो, मैंने कहा ये री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कितनी यूनिट इन्होंने बोली हुई है हमारी एंडिंग में है। सर हमारी एंड में जो यूनिट है ना वो है 11,296.11। और अभी जो हमारी एनएवी है वो है हमारी 10,487.8। तो मैं सर कह सकता हूँ कि आपको ये 808.31 मतलब और ख़रीदे हैं सर, कह सकते हैं। तो सर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपने ये जो 20,975 जो री इन्वेस्ट किए हैं, इसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपकी नई एनएवी आ गई 25.95 की। सर ये आपकी नई एनएवी आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो एक एनएवी हमारी यहाँ से निकल गई। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, रिडम्पशन पे। तीसरा पॉइंट है रिडम्पशन। 31/3/10 की हम बात करते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, रिडीम करने जा रहे हैं इसको। अब देखो रिडीम करते वक्त क्या होगा। मैंने कहा देखो भाई, इन्वेस्टमेंट आपने कितने की करी थी? मैंने कहा सर आपने ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो 1,00,000 रुपए की करी थी स्टार्टिंग में। अब 33 महीने बाद आपका जो परसेंटेज है वो है 202.18% हमने निकाला था। ये देखो ये रहा। तो ये ऐड करेंगे। तो मैंने कहा सर अब जो क्लोजिंग वैल्यू हो गई वो है आपकी 3,02,180। तो आसान है, लो हो गया।
हमारे पास क्या है, यूनिट्स तो है ही, यूनिट्स ये रही हमारी 11,000, तो NAV यहाँ से निकल जाएगा। NAV क्या निकलेगा, क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 11,296.11, तो ये आपका आ गया 26.735। तो लो हो गया, बस सिंपल है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आसान था, इसमें कुछ और डाउट नहीं है, ये इजी था, बस ऐसे ही होगा। चलो आ जाओ, बस आपको ध्यान क्या रखना है, स्टार्टिंग में आप बस पोजीशन बताकर आओगे पहले साल की। ठीक है, वहाँ पर आपको NAV नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि वहाँ NAV कैलकुलेट नहीं होगा, वहाँ पर अभी हमें समझ भी नहीं है ढंग से सारी चीज़ों की। सेकंड ईयर में हमें थोड़ी सी समझ आई है कि हाँ भाई इन्होंने न्यू वो दे दी है, तो हमने एक बैलेंस से वो निकाल दिया कितने यूनिट्स हमने परचेज़ किए, और फिर हमने उससे नई NAV निकाली, और तीसरे साल तो हमारी NAV निकालना बहुत आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। सर 13 क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं तो भैया देखो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा सेम है, और आप इसको प्रैक्टिस करने वाले हो लिखकर, मुझे नहीं पता इसका सेम का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो अरे ये तो सेम तो है, नहीं, आपको कैलकुलेट करना है। इसमें बस एक डिफरेंस आएगा, आपका जो वो ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन था वो मैंने पहले, देखो इसने देखो ICI कितना अच्छा है, पहले ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, पूरा सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर जो ये है होल्डिंग पीरियड है, ये देखो ये यहाँ पर जो ये दे रखा है रिटर्न दे रखा है आपको, वो जो दे रखा है वही सेम लेना है आपको, इसमें वो सब नहीं करना, 33 मंथ्स 9 मंथ्स कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी एनुअलाइज रिटर्न नहीं दिया, इन्होंने जो दिया है वो आपके होल्डिंग पीरियड का रिटर्न दिया है, मतलब आपने कितने टाइम होल्ड किया है, तो हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमें एनुअल दे रखा था, इसलिए हमें होल्डिंग में जाना था, अब तो होल्डिंग दे रखा है तो हमें कहीं नहीं जाना, तो इस परसेंटेज को लेकर इसको सॉल्व कर देंगे। 14th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसका पहला पार्ट भी कर लोगे और दूसरा पार्ट भी कर लोगे, ये इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हाँ मेरे कराने लायक है, ये तो पक्का कराने लायक है, मतलब बैलेंस शीट बनेगी भैया यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर ये क्वेश्चन अपने सामने खोल लेना, मैं इसको कॉपी में करवाऊंगा। ध्यान से देखो, ABC म्यूचुअल फंड इशूड 20 लाख यूनिट्स एट 10 रुपये ईच। ठीक है, एक ABC म्यूचुअल फंड है, अब हमने उसमें क्या किया, 20 लाख यूनिट है उसकी, उसने 20 लाख यूनिट इशू करी 10 रुपये की, इनिशियल एक्सपेंसेस हुए इशू करने के 12 लाख रुपए। ठीक है, और इसने क्या किया, अब ये जो पैसे तो उठा लिए मार्केट से, कितने, 20 लाख यूनिट इंटू 10, 200 लाख रुपए उठा लिए मार्केट से, एक्सपेंसेस कर दिए 12 लाख। अब ये जो 200 लाख उठाए हैं ना, उसमें से इसने पोर्टफोलियो बनाया जिसमें से ये 185 लाख इन्वेस्ट कर चुका है। ठीक है, इसने क्या किया, एक 60 लाख की चीज़ थी, 63 लाख की बेच दी। ठीक है, और वो चीज़ उसने 56 की खरीदी थी, एक मिनट मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, नहीं वो 60 लाख की चीज़ 63 में बेच दी, एंड उसने नई खरीदी है 56 लाख की। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी लगे हैं 8 लाख के, और जिसमें से 10% अभी एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने 7.2 लाख की पेमेंट यहाँ पर कर दी है, किसमें, कैश में, बैंक में, जो भी है। इसके बाद फंड अर्न डिविडेंड हमने कमाया है 2 लाख का, और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग। भाई रियलाइज्ड अर्निंग क्या चीज़ है अभी पढ़ेंगे हम। रियलाइज्ड अर्निंग का मतलब है इतना आपने मतलब एक अर्न किया है अभी पूरे उससे। ये 2 लाख का 80% नहीं बोल रहा, कई बच्चे समझते हैं ये एंड है, यहाँ पर अलग कर दिया इसने। ये कह रहा है कि भैया डिविडेंड तो आपने 2 लाख का अर्न किया है, ये जो 185 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की थी इसमें, और 80% आपने बांट दिया है, मतलब इस पूरे म्यूचुअल फंड की जो कमाई है ना उसका 80% आपने बांट दिया है। ठीक है, आपको एंडिंग वैल्यू दे रखी है पोर्टफोलियो की 198 लाख है, मतलब ये 185 लाख का आपने खरीदा था, और 198 लाख का वो एंडिंग में है। ठीक है, अब कह रहा है एक मिस्टर आकाश है जिसने 100 यूनिट खरीदे हैं, और उसने खरीदे थे 1/4 को, और अप्रैल के ही मतलब उसी महीने की एंडिंग में उसने डिस्पोज ऑफ भी कर दिए। तो बताओ एनुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या है। देखो यहाँ पर एक ट्रिक देखो, क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर 1 महीने का, ये देखो 1 महीने का बोल रहा है, और एनुअल रेट पूछ रहा है, तो आप जो 1 महीने का जो भी निकालोगे ना, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनुअल रेट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ
हम कॉपी पे चलते हैं और एक एक करके इसके सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या क्या इसने बोला है। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है 15th। क्वेश्चन नंबर 15th है। अब देखो क्वेश्चन की एक एक चीज़ दोबारा से पढ़ेंगे, आप अपने सामने क्वेश्चन खोल लो। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट तैयार कर देता हूँ। बैलेंस शीट अप्रोच से करोगे तो ईजिली हो जाएगा, और जो तरीका है इसको दिखाने का वो वैसे ही दिखा देना जैसे इन्होंने दिखा रखा है, लेकिन मैं बैलेंस शीट के तौर पे एक चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मुझे बताओ एनएवी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पर 20 लाख है, ठीक है। लास्ट में हमें 100 यूनिट्स का ही निकालना है, लेकिन अभी तो हम 20 लाख का ही सब कुछ निकालेंगे मोटा मोटी। तो 20 लाख यूनिट्स है। एसेट इंपॉर्टेंट है और लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लाइबिलिटी साइड इंपॉर्टेंट है। तो एसेट में एक तो बैंक इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, और आपका इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी साइड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एक पीएनएल भी होगा, और इसके अलावा आपका इक्विटी शेयर भी होगा। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है एनएवी के लिए, मतलब ये दोनों चाहिए नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज ये दोनों नहीं चाहिए आपको, बस बैंक चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और लाइबिलिटी चाहिए एनएवी के लिए। सही है, समझ आ गया? चलो ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हमने 20 लाख इशू किए 10 रुपए के उस पे, तो मतलब आपने 200 लाख इशू कर दिए, ये कह सकता हूं मैं आपको। आपके बैंक में भी 200 लाख रुपए आ गए होंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं हमने है ना 12 लाख के एक्सपेंस कर दिए। अरे अरे 12 लाख के एक्सपेंस कर दिए, समझ आ रहा है? पीएनएल से भी कम हो गया और हमारे बैंक से भी कम हो गया। फिर हमने बोला कि हमने है ना 185 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बैंक से भी 185 लाख कम हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया 185 लाख का, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2012 इट डिस्पोज्ड ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। हमने है ना 60,000 की चीज़ 63 लाख में बेच दी। मैंने कहा अरे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। आपने क्या किया मैं आपको बताऊं, आपने 63 लाख का बेचा तो आपका यहाँ बैंक बढ़ गया, ठीक है। 60 लाख की चीज़ को बेचा तो ये लो 60 लाख की चीज़ यहाँ से कम हो गई, और 3 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर आ गया, पीएनएल में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने 56 लाख की एक नई चीज़ खरीदी, तो मैंने कहा बैंक से 56 लाख कम हो गए और यहाँ इन्वेस्टमेंट में 56 लाख आ गए, बस। और कह रहे फंड मैनेजर का एक्सपेंस है 8 लाख का, तो लो बैंक से 8 लाख कम हो गए और पीएनएल में 8 लाख बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे, ठीक है सर। और कुछ? और मैंने कहा ये एक मिनट, मैंने कहा ये 8 लाख जो है ना एक्सपेंसेस, इसमें 10% एरियर है। अरे इसका मतलब पीएनएल में तो 8 लाख आएगा, लेकिन यहाँ बैंक में थोड़ी ना सर ये 8 लाख आएगा। बैंक में तो आपका क्या नाम है, बैंक में तो आपका 7.2 लाख आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 7.2 लाख आएगा, और आपका लाइबिलिटी साइड में 0.8 लाख चले जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पैसे दिए नहीं हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एक्रूड फीस, एक्रूड फीस है ये जो अभी दी नहीं है, ठीक है सर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसने बोल रखी है कि आपको क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 198। तो सर आप अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है सर? मेरा आ रहा है 181 आ रहा है। ओ क्लोजिंग इतना है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है ना वो आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो रही है, कैपिटल एप्रिशिएट हो रही है। कितने से हो रही है? आपकी हो रही है 17 लाख से, तो आपका क्लोजिंग 198 आ जाएगा। तो ये 17 लाख मतलब पीएनएल में भी चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ? और एक और पॉइंट था कि 80% हमारी रियलाइज्ड अर्निंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आ जाओ, ये मैं अलग से करवाऊंगा। आपको निकालना है आपकी रियलाइज्ड अर्निंग कितनी है, रियलाइज्ड अर्निंग। तो देखो मैं बोलूँगा आपकी रियलाइज्ड अर्निंग जो है ना वो यहाँ पीएनएल से देखो क्या क्या है। एक तो मैं कहूँगा कि आपने ये 3 लाख रुपए कमाए थे, ठीक है। किस चीज़ के थे ये 3 लाख रुपए? वो जो आपने 60 की चीज़ 63 में बेची थी, तो मैंने कहा देखो आपने ये 3 लाख रुपए कमाए थे कैपिटल गेन के, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पर 2 लाख और कमाए डिविडेंड के, आपको डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ था, मैंने वो लाइन पढ़ा नहीं, तो ये देखो यहाँ पर 2 लाख रुपए डिविडेंड के भी आ जाएंगे,
तो यहाँ पर PNL में क्या होगा, 1 मिनट, PNL में क्या होगा, यहाँ पर डिविडेंड के 2 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर हमने कम कर देंगे हम डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि नहीं यहाँ पर भी तो ऐड हो जाएंगे, हमें मिले हैं 2 लाख। तो मेरी अर्निंग है, ये इस म्यूचुअल फंड की पूरी की अर्निंग है। एक तो 3 लाख का हमने 60 लाख की चीज़ 63 की बेची थी और हमने डिविडेंड कमाया है। किससे कमाया है डिविडेंड? ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे कमाया है, ठीक है सर। हमने 5 लाख रुपए कमाया है टोटल। मैंने कहा इसका 80% आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने? 4 लाख रुपए। तो सर इस 4 लाख की ट्रीटमेंट क्या होगी? तो देखो PNL से हमारा 4 लाख माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये रेड पेन से लिख दूं मैं। PNL से आपका 4 लाख माइनस हो जाएगा, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके अलावा सर आपका बैंक भी तो कम हो जाएगा 4 लाख से। हाँ भाई बात तो सही है, बैंक भी कम हो जाएगा। सर इसके अलावा कुछ होगा? ये 1 लाख का कुछ होगा? नहीं, 1 लाख का कुछ नहीं होगा। उसने बस इतना बोला आपने इस इतने इनकम को बांट दिया, ठीक है, ये खत्म हो गई बात। सर ये आ गया हमारा टोटल। तो एक बार इसका सब कुछ का टोटल कर ले। इसका हम पूरे का टोटल करेंगे तो 1 मिनट, ये आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 0.8 लाख, ठीक है। तो ये आ गया आपका बैंक। इन्वेस्टमेंट आपकी 198 दे ही रखी है और ये लाइबिलिटी हमारी आ गई इतनी। तो देखो हम यहाँ पर NAV निकालेंगे। तो NAV निकालेंगे, ये देखो NAV निकालेंगे तो बैंक था 0.8 का, इन्वेस्टमेंट थी 198 की और लाइबिलिटी थी 0.8 की। तो और डिवाइड कर देंगे हम किससे? 20 लाख से, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो उतने ही हैं। तो ये 9.9 आपकी NAV आ गई। मतलब ये इतना सिंपल था। आपको एग्ज़ाम में जब ये बैलेंस शीट बनाओगे तो पहली बात ये वर्टिकली बनानी है और आपको ये बैंक हेडिंग डाल देना और बैंक के नीचे उसकी सारी चीज़ें लिख देना। इन्वेस्टमेंट की हेडिंग डाल देना, उसकी सारी की चीज़ें लिख देना, माइनस लाइबिलिटी कर देना। आपको इक्विटी और P&L छेड़ना भी नहीं है। लेकिन मैंने क्यों करवाया आपको? एक क्वेश्चन करवाया समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाओ कि ये होता कैसे है। ये समझना बहुत ज़रूरी था। बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। उन रट विद्या नहीं है ये सब कुछ। आप बच्चे क्या करते हैं ना, रट लेते हैं कि अरे सर हमने तो रट लिया। अरे रटना नहीं है आपको। आपको जो दे रखा है ना उसको समझो कि एक चीज, हमारे अकाउंट्स कितनी इजी है। एक चीज़ जो जहाँ जा रही है उसकी दूसरी चीज़ कहीं और जा रही है, बस सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये भी मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी मैं 2-3 स्टार दूंगा। ये मेरा बहुत 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 फेवरेट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, खुद पढ़ लेना। मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ। देखो 3 लोग हैं, उनके पास 3 स्कीम है। पहली स्कीम है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, जो भी मुझे डिविडेंड मिलेगा मैं उसको री इन्वेस्ट कर दूंगा। दूसरी है बोनस प्लान की, मतलब आपको बोनस मिले जाएंगे। मतलब क्या कहना चाहता है ये, आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का प्लान का मतलब है आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा ना वो आपका दोबारा से री इन्वेस्ट करते रहेगा जो आपका फंड मैनेजर होगा, ठीक है। वो कहेगा कि आपको तो बस मैं क्लोजिंग वैल्यू दूंगा, आज आप 100 रुपये लगाओ, कल आपका जब बेचने जाओगे आपका 300 रुपये होगा, तो हो गया ना प्रॉफिट। कह रहा है लेकिन मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगा। जो डिविडेंड कंपनी मैं जितने इक्विटी शेयर्स में डाल रहा हूँ पैसा, जो डिविडेंड मुझे मिलेगा ना मैं दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। बोनस प्लान का मतलब है कि भैया यहाँ पर है ना मैं उन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको है ना बोनस ही बोनस मिलता रहता है। वो कंपनियाँ बहुत बोनस बांटती हैं और ये बोनस सारा का सारा मैं आपको दूंगा। ग्रोथ प्लान का क्या मतलब है? ग्रोथ प्लान का मतलब है कि भैया देखो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो वैल्यू है ना उसका हम इंक्रीमेंट देखेंगे। ठीक है सर, हमें पता कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तीनों इन्वेस्टमेंट प्लान में ना 1 लाख रुपए ईच आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्लान ए क्या था? प्लान ए है आपका सिंपल सा कि आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। ये पहला वाला क्वेश्चन मुश्किल वाला है ना? हाँ ठीक है। देखो ये 2 क्वेश्चन है, 16 और 17। 17 सेम है और इजी है। इसमें है ना ये सब नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये सब, ये बहुत सिंपल था। इसमें देखो नहीं है ना, लेकिन इसमें है तो मैं आपको मुश्किल वाला ही करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है ये, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ये तीनों प्लान्स हैं। तो पहले प्लान ए में आते हैं। प्लान ए क्या कह रहा है, भैया आपको डिविडेंड मिल रहा है हर साल। तो डिविडेंड कैसे मिलेगा? तो देखो मैंने कहा कि आपने जब इन्वेस्ट किया था, कब किया था? 1/4/2099 में किया था। यहाँ पहली डेट अलग है, रिडीम आप इसी डेट को कर रहे हो, ये जो एंडिंग वाली डेट है,
ठीक है, ये पहली डेट अलग है। इसका मतलब आपने जब शुरू में इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है लगाए थे, आपने सब्सक्राइब किया था 100 यूनिट्स में, तो इसका क्या मतलब है, अरे सॉरी ये मैं लास्ट क्वेश्चन का क्यों देख रहा हूँ, 100 यूनिट्स नहीं, आपने बस 1 लाख रुपए लगाए थे, सॉरी वो 100 यूनिट्स ये अलग क्वेश्चन है यार, बस आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, बस इतना याद रखो, ठीक है सर हमें याद हो गया। ठीक है आगे, अब मैं मान के चलता हूँ, देखो ये प्राइस 30 रुपये 58 रुपीज़ है, तो 10 रुपये का एक होगा, ठीक है ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदी होंगी 10 रुपये की स्टार्टिंग में, ठीक है ये भी मैंने दिमाग में लगा लिया, ठीक है ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अब ये देखो 1 लाख का और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर कितने की यूनिट है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 10,000 रुपये 10,000 यूनिट्स 10 रुपये की खरीदी होंगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहला क्वेश्चन मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, है ना इसका सीधा आंसर से ही दिखाता हूँ। ये देखो 1/4/2019 को उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, 28/7 को उसको डिविडेंड मिला है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, क्वेश्चन में बस बोला था कि 20% डिविडेंड मिला है और आपको एनएवी दे रखा है 30.7 का, मतलब एक तो आपको ये दे रखा है और आपको ये 20% दे रखा है। तो मैंने कहा देखो 20% दे रखा है तो मैं यहाँ से ये निकाल लूँगा, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको डिविडेंड मैं खुद निकाल लूँगा। तो मैंने कहा डिविडेंड इतना है, आप इसको इससे डिवाइड करोगे एनएवी से तो आपकी यूनिट्स आ जाएंगी, तो ये 10,000 में मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये हमारी टोटल यूनिट्स हो गई। ऐसी जितनी भी डेट्स दे रखी हैं उसी को ये सेम चीज़ करूँगा और यूनिट्स में ऐड करता रहूँगा, तो आपकी एंडिंग में टोटल यूनिट आ जाएगी 14,906 की। मतलब कहाँ मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदी थी और आज मेरे पास 14,906 यूनिट्स हैं, और आपकी जो एंडिंग एनएवी है वो है 53.73, तो आपका हो गया टोटल 8,01,706 रुपये, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में दे रखा था, एक दे रखा था सिक्योरिटी टैक्स लग रहा है, मैंने कहा देखो सिक्योरिटी टैक्स लग रहा है 0.2% का, वो मैं माइनस कर दूंगा, मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद ये आ गया मेरा नेट अमाउंट रिसीव्ड। अब है ना दो चीज़ें और क्वेश्चन में दे रखी हैं, उसने बोला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना वो तो आपका एग्जेम्प्ट है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा लेकिन जो शॉर्ट टर्म है ना वो आपका टैक्सेबल है। मैंने कहा मेरे क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कौन सा है, मैंने कहा देखो एक तो लास्ट डिविडेंड मिला था हमें 15/3 को और फिर मिला हम 24/3 को, ठीक है। तो मैंने कहा ये 15/3 तो 2008 है, लेकिन ये 24/3 तो 2009 है, और अभी हम जो रिडीम कर रहे हैं वो इसी साल कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ये वाला जो है ना लास्ट वाला ये शॉर्ट टर्म के दायरे में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म देखो कैसे निकालेंगे हम, हमने क्या किया, हमने पहले पहले तो देखो ध्यान से देखना, हमारी इस साल हमने कितनी यूनिट्स री इन्वेस्ट करी हैं, हमने ये यूनिट्स री इन्वेस्ट करी है 1134, तो 1144 लेंगे मल्टीप्लाई बाय कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो देखो अभी हमारी एनएवी थी इतनी रिडम्पशन के टाइम 53.75, उसको हम माइनस कर देंगे ये सिक्योरिटी टैक्स से 0.2 से, तो ये आ जाएगी 53.64 माइनस क्या थी वैल्यू हमारी पिछली बार वैल्यू थी हमारी 48, तो 48 वैल्यू से हम माइनस करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे और 10% हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेट ऑफ टैक्स हो गया, और इन्वेस्टमेंट हमारी थी हमारी 1 लाख की, तो वो माइनस करेंगे तो ये आ गई हमारी नेट गेन, और इस गेन को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से, और ये हमारा जो था पूरे 124 महीने का था, हमें तो बस 12 महीने का निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एनुअलाइज हमें निकालना है। तो हम देखो ये हमारा टोटल जो था डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, डिवाइड बाय 124 क्यों किया है, पहले तो हमने 1 महीने का निकाला, ठीक है, इंटू 12 मतलब हमें 12 महीने का चाहिए, तो हमारा ये निकल गया। एक बार इसको आप सॉल्व करोगे बहुत आसान है, इस टेबल के अनुसार करना आपका हो जाएगा। दूसरा वाला था बोनस प्लान, देखो बोनस प्लान बहुत आसान है, बोनस प्लान एक बार क्वेश्चन निकालो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। 1/4/2019 को तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स थी, दूसरे में देखो उसने क्या बोला है 31/3 को उसने बोला है कि उसको बोनस मिला है 5:4 का। मैं 10,000 शेयर पे 4 के बदले अगर 5 शेयर दूं तो कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर पे 4 के बदले अगर मैं 5 शेयर दूं तो ये हो जाएगा सर 12,500 हो जाएगा, मतलब इतने शेयर मैं इशू और कर रहा हूं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बैलेंस हो जाएगा सर 10,000 पहले से, इतने और कर रहे हो 22,500। अब एनएवी कितना हुआ, एनएवी उस दिन का हमें दिया हुआ है, ठीक है सर।
ये हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम सारे बोनस शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते यहाँ पर आपका, 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ, ये आपका है 1:3, ये है आपका 1:4, ये आपने किए। फिर आप इनके एन से, पर्टिकुलर एन से निकाल के आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लोगे। नहीं, आप इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू नहीं, 1 मिनट, आप बस टोटल निकाल लोगे ये लास्ट का। इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है इस टेबल की, ठीक है। आपने टोटल निकाल लिया कि लास्ट में आपके पास इतने बच गए सारे बोनस शेयर मिलाकर, और इसको आप रिडम्पशन के टाइम पे जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा। उसमें से एसटीटी माइनस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% है। किस पर, देखो देख लेते हैं। हमारा रिडीम कब हो रहा है, इस साल में रिडीम हो रहा है हमारा 31/3, मतलब ये 24/3 को। तो भाई देखो ये जो लास्ट टाइम, ये वाला तो देखो, ये वाला जो शॉर्ट टर्म में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या ये वाला आएगा, नहीं ये वाला नहीं आएगा, इसका तो 1 साल निकल चुका, तो ये वाला आएगा। तो हम इस बार 7500 पे निकालेंगे, और ये हमारी एन दे रखी है एंडिंग की, रिडम्पशन टाइम की, उसमें से हम एसटीटी माइनस कर देंगे, और फिर हम माइनस करेंगे जो लास्ट टाइम प्राइस थी। तो लास्ट टाइम प्राइस कितनी थी, तो वो दे रखी है क्वेश्चन में, लास्ट टाइम जो प्राइस थी वो उससे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आ गया, इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो ये हमारा नेट गेन आ गया। नेट गेन को अगर करेंगे तो फिर ऐसे करके हम एनुअलाइज परसेंटेज निकाल लेंगे। ग्रोथ प्लान सबसे ईजी है। ग्रोथ प्लान कहता है कि भैया आपके पास 10,000 की 10,000 ही यूनिट्स हैं, आपकी जो एंडिंग वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उससे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। फिर हमने एसटीटी माइनस किया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन का ऐसा यहाँ पर कोई प्रोविज़न है नहीं, ठीक है। कुछ बेचा खरीदा नहीं, हमने लास्ट तक होल्ड किया था, और इतने साल होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म है तो वो तो एग्जेम्प्ट हो गया। और नेट ऑफ टैक्स ये आ गया, माइनस इन्वेस्टमेंट 1 लाख की करी, नेट गेन हमारा आ गया। इस नेट गेन को जब एनालाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी ये एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी बता रहा है कि भैया अगर आप यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने ये बताई थी ना, ये वाली, ये कि यहाँ पर आप नेट ऑफ टैक्स करोगे, ये तो ये मतलब एसटीटी माइनस करोगे, तो ये कह रहा है कि ना भी करो तो चलेगा, ठीक है। बस ये बोलना चाहता है। मैं तो कहूँगा कर दो, ये ऑल्टरनेटिव की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है, वैसे मान भी सकते हो, लेकिन आपको फिर ये नोट लिख के आना पड़ेगा कि नो डिडक्शन ऑफ एसटीटी शैल बी अलाउड कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 48, लिख के आना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा ये लिख विक के मत आओ, आप माइनस कर दो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक बार है ना 16 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। अच्छा 17 तो सेम ही है, मैंने बताया था। 18 पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन भी नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 18 क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएगा, सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। 19th क्वेश्चन देखो वही वाला है, आप इसमें बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। आप इसमें बैलेंस शीट बनाना, आप इसमें बैंक दिखाना, इन्वेस्टमेंट दिखाना, और आप इसमें कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल नहीं दिखाओगे, पीएनएल नहीं दिखाओगे, लाइबिलिटी इसमें है ही नहीं भगवान की दया से। अच्छा इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें फिर भी मेरे को मार्क करवाना ज़रूरी तो मेरे को लग ही रहा है। 1 मिनट, ये वो क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने फिर से शफलिंग चेंज कर दिया यार। 1 मिनट, जो भी मैंने बताया भूल जाओ ये अलग क्वेश्चन है, इन्होंने ना शफलिंग चेंज करी है। 19th क्वेश्चन अलग है, देखो रुको मैं बताता हूँ क्या है। 19th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार कर लो, इसमें 1 स्टार मार्क करवाऊँगा मैं। चलो एक बार 19 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। एनएवी निकालना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ चीज़ें देखो आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको सेम रखना है। एनएवी आपको पता है, ये देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोला होगा नहीं बोला, 1 मिनट, हाँ, डिटरमाइन एनएवी। एनएवी का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय यूनिट्स, यही होता है सर, यही होता है। तो पहले मैं बोल रहा हूँ इसने ये है ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपनी बता रखी हैं, तो लिस्टेड एस शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड, क्या है ये सर, ये तो एसेट है, मैं लिख रहा हूँ एसेट और लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है सर, ये तो एसेट है। तो एसेट इसने बोल रखी है 20 करोड़, लेकिन इसने ना यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कहाँ दे रखी है सर, ये रही शेयर्स के रिगार्डिंग दे रखी है। क्या दे रखी है, इसने बोला कि देखो ये शेयर का है ना एक्स डिविडेंड वाला, ये है ना कॉस्ट प्राइस है,
और ये जब कॉस्ट प्राइस हमारा है ना, आज का प्रेजेंट इंडेक्स 2300 है, पहले 1000 था। तो सर इसको इंटू 2300 डिवाइडेड बाय 1000 क्यों ना कर दें, ताकि आज की वैल्यू आ जाए। तो सर आज की वैल्यू आ गई 46 करोड़। तो आप 46 करोड़ लेकर जाओगे, ठीक है, एनएवी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है सर, हो गया। कैश इन हैंड, सर कैश इन हैंड तो एज इट इज़ ले जाओ, इसमें तो आप क्या ही चेंज करोगे, ठीक है, ये भी आपकी एसेट हो गई। और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि हमने कैश में कोई अदला बदली करी है, ठीक है। इसके बाद है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट दे रखे हैं। मैंने कहा सर एट कॉस्ट दे रखे हैं, और यहाँ पर कुछ दे रखा है, और मैंने कहा सर एक बार देख लेते हैं हम। एक मिनट, मैंने कहा सर है तो ये हमारा एसेट ही। एक तो इन्होंने बोला है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड, मतलब ये लिस्टेड वाले हैं, ऊपर वाले लिस्टेड वाले हैं और नॉन लिस्टेड वाले एक है। लिस्टेड वाले सर लिस्टेड वाले हैं 3.3। क्यों? क्योंकि ये बोला है ऑफ दिस, मतलब आउट ऑफ दिस। ये टोटल 4.3 है, लेकिन लिस्टेड वाले 3.3 है, जिसमें से नॉन लिस्टेड 1 है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। सर अब करेंगे क्या? सर इंफॉर्मेशन चेक करें। मैंने कहा कर लेते हैं सर, क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। तो मैंने कहा सर ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है ना 8 लेनी है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर है ना ये 8 लेनी है, 8 वैल्यू दे रखी है, तो आप 8 लोगे ना, आप 4.3 लोगे ना 3.3 लोगे, आप 8 लोगे, ठीक है। और सर ये नॉन लिस्टेड की भी दे रखी है कुछ इन्फॉर्मेशन। सर नॉन लिस्टेड की बोल रखा है कि 20% आपका है ना अनलिस्टेड में डिमोल्यूशन हुआ है। तो सर 20% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 लाख, तो सॉरी 0.8 करोड़, तो ये 0.8 ले लेंगे सर, और तो कुछ भी नहीं है। तो सर और ये अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट क्या है? मैंने कहा सर ये भी एसेट है। सर मेरी है 4.5 करोड़, ठीक है, ये एट कॉस्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर है ना एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी की चीज़ दे रखी है। इसने बोला है कि ये जो है ना ये आपका 106.5, ये कह रहा है कि देखो करंट रिलाइजेबल वैल्यू अगर इसकी देखें ना फिक्स्ड इनकम की, तो 100 रुपये की वैल्यू की करंट मतलब रिलाइजेबल वैल्यू 106 है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये जो 4.5 ऊपर दे रखा है इसका अगर 106.5% निकाल दूँ तो ये आ जाएगा सर 4.795। तो मैंने कहा ये लेना पड़ेगा हमें, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट आर एट कॉस्ट, वो आपको कॉस्ट पे ही लेना है, तो आप इसको कॉस्ट पे ही लोगे, इस पे नहीं लोगे, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दे रखा है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, इसको लेना नहीं है, ठीक है, लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि एट कॉस्ट बोल रखा है। बहुत ध्यान से बस सुनना, और जो मैं वीडियो बना के ये सुना रहा हूँ ना इसको बार बार सुन लेना, तब आपका ये कंठस्थ हो जाएगा। मैंने 2 बार किया था, मेरे को लर्न हो गया था सब कुछ। पहली बार में तो देखो मैं भी ढूंढ रहा था हर जगह, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर मैंने ध्यान से बैठ के समझा। इस क्वेश्चन में मेरे को कम से कम 2 से ढाई घंटे लगे थे समझने में। मैं अटका था, बहुत अटका था इसमें। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया ये क्या कहना चाहता है। ये वाला पॉइंट तो मेरे को समझने में सच में बहुत टाइम लगा था। ये 4.5 का 106% कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसने बोला रिलाइजेबल वैल्यू भैया 100 रुपये की 106% है, तो 106 रुपये है। तो मैंने कहा 106 इसी का, इसका 4.5 का भी इतना ही निकालूंगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कॉस्ट लेना है तो हमने कॉस्ट ले लिया, ठीक है, 4.5 ही लिया। अब बोल रहे हैं डिविडेंड अक्रूड, भैया ये लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है, मतलब ये एक मिनट, डिविडेंड अक्रूड ये एसेट है सॉरी, डिविडेंड हमें मिलना है, एक्रूड है अभी इनकम, ये एक तरीके से हमारी इनकम एक्रूड है, हमें मिलनी है। तो मैंने कहा ये भी हमारी आ जाएगी एज इट इज़। फिर हमारा आया ये रहा अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, भैया हमें है ना कुछ अमाउंट है पेबल ऑन शेयर्स है, तो हमें ये कुछ शेयर वालों को पैसे देने हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। एक्सपेंडिचर एक्रूड है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगा दो, ये एसेट्स के बाद भी एक लाइन लगा दो। फिर ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी आ जाएंगी 20 लाख, और ये अदर इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ भी एक लाइन लगा दो। बाकी तो हमने ले लिया, बस ये सारा आप पिरो देना और ये फॉर्मूला में डाल देना, आपका आ जाएगा। बाकी आप एक बार आंसर भी देख लेना जब आप कर लो इसको, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। ये भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो,
इसके लिए ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कहना क्या चाहता है। देखो 1 अप्रैल को ओपन एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड है, 300 लाख यूनिट्स दे रखी हैं और एनएवी भी दे रखा है। ठीक है सर, मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे 1 अप्रैल को इसने क्या दे रखा है मुझे कि भैया 300 लाख यूनिट्स हैं 18.75 की। ठीक है सर, लिख दिया हमने। एट द एंड ऑफ अप्रैल, भैया यहाँ पर बात कर रहे हैं 31 अप्रैल की। ठीक है, 31 अप्रैल को क्या हुआ ये बोल रहा है आपने इशू करे हैं 6 लाख यूनिट्स एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड भी लगाया है। मैंने कहा मैंने यहाँ पर है ना 6 लाख यूनिट्स और इशू करे हैं और मैंने यही ओपनिंग एनएवी पे ही इशू किए हैं प्लस 2% उनसे और लिया है। ठीक है, उसके बाद एट यहाँ पर ये इतना ख़त्म हो गया। एट एंड ऑफ मई हमने मतलब अब आ जाओ 30 मई को, तो 30 मई को हमने क्या किया 31 मई को, सॉरी ये 30 अप्रैल है। 31 मई को हमने क्या किया, हमने 3 लाख वापस ले लिए शेयर्स सॉरी यूनिट्स, रीपरचेज करा है उसी एनएवी पे 18.75 एनएवी पे, लेकिन इस बार हमने 2% एग्जिट लोड काटा है, 2% एग्जिट लोड काटा है और एडजस्ट किया है डिविडेंड इक्वलाइजेशन को। देखो इसको मार्क करो, एडजस्ट किया है डिविडेंड इक्वलाइजेशन और यहाँ पर भी एडजस्ट किया था हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है एट द एंड ऑफ जून। अब हमने क्या किया जून की एंडिंग में मतलब 30 जून को हमने क्या किया 70% इनकम को बांट दिया, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब हमें पोर्टफोलियो की एप्रिसिएशन दे रखी है, इनकम दे रखी है अप्रैल में जून की। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं बताओ इनका। देखो सबसे पहले तो मैं इसका आपको सेकंड पॉइंट करवाता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है और ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या है ये भी बता दो सर। अभी बता रहा हूँ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन सेकंड के बाद बताऊँगा। पहले कह रहा है ये इशू प्राइस क्या है एंड ऑफ अप्रैल में। मैंने कहा देखो भैया एंड ऑफ अप्रैल में क्या हुआ था 6 लाख मैंने इशू किए हैं। मैंने कहा ये देखो मैंने बोला कि मैंने इशू किए हैं कितने में, एक तो 18.75 में ही किए हैं एनएवी में प्लस 2% मैंने लोड लिया है, तो 2% लोड लेंगे तो ये हो जाएगा 19.125%। इसके बाद मैंने बोला मैं कुछ इनकम भी लूँगा और उसके बाद आपको दे दूंगा। मैंने कहा क्या इनकम लूँगा भाई तुमसे। मैंने कहा एक बात बताओ, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन का आज मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। भाई देखो मैं किसी और का पैसा, अगर किसी का कोई पैसा है तो वो अपना पैसा छोड़ता है नहीं छोड़ता, और मैं क्या अपनी कमाई का पैसा छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या इस 300 लाख पे मैंने कुछ पैसे कमाए होंगे सर। अब 6 लाख मैं और नए इशू कर रहा हूँ, तो क्या मैं लोगों से ये 300 लाख पे जो मैंने कमाई करी है क्या उसके पैसे ना लूँ। भाई एक बात बताओ, आज अगर मैं कोई चीज़ तुम्हें 100 रुपए की बेच रहा हूँ, अब मैंने उसमें मेहनत करी, कल को वो 110 का बिक रहा है तो मैं तो तुमसे 110 रुपये लूंगा ना, मैं क्यों तुमसे 100 रुपये लूंगा दोबारा से। तो वही चीज़ है, इन्होंने भी वही किया है कि कुछ इनकम ऐड करी है। कितनी इनकम ऐड करी है तो देखो सर, यहाँ पर आपने कमाया कितना अप्रैल में आपने कमाया है 22.95 कमाया है। कितने कितने उस पर 300 लाख पे 300 लाख पे कमाया है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.765। तो ये एक यूनिट पे आया है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19.2015। तो इस प्राइस पे आपने इशू किया है। ठीक है सर अब बात आती है कि इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब ये बोल रहा है ना 70% आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी इनकम जो अवेलेबल थी। सर इसका मतलब क्या है समझा देंगे आप। मैंने कहा अभी बता देता हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं इसमें आपको अलग पेज पे लेकर चलो या यहीं करवा दूँ, यहाँ हो जाएगा क्या। जगह तो नहीं, जगह मिल तो जाएगी, यहाँ करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने कहा देखो ध्यान से देखो होगा क्या। फर्स्ट पॉइंट में करवाता हूँ आपको, ओपनिंग एनएवी। और मैं कह रहा हूँ अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में आपकी इनकम कितनी है। मैंने कहा सर आप हमारी जो इनकम है वो है 22.95। ठीक है, मैंने कहा आपने अब 6 लाख इशू करे हैं,
इशू किए इतने किए हैं आपने, 6 लाख और यूनिट्स इशू कर दिए। अब इस 6 लाख से भी आपने इनकम ली होगी उनसे, कितनी इनकम ली है? मैंने कहा सर हमने 6 लाख से है ना इनकम जो ली है मैंने यहाँ निकाली थी, मैंने ली है उनसे इनकम, ये रही 0.765 हमने उनसे इनकम ली है। तो मैंने कहा लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.765 हमने उनसे इनकम ली है, तो ये टोटल हो गई 0.459। ठीक है, इतना ही आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ इतना ही आ रहा है, एक्चुअली करोड्स में है ना, वो लाख में आएगा, तो ये करोड़ में किया है तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा अब मई में भी इनकम हुई है। मैंने कहा सर यस मई में भी इनकम हुई है। मैंने कहा कितनी हुई है मई में? मैंने कहा 34.425 हुई है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? मैंने कहा सर टोटल इनकम हो गई 57.834 इनकम हो गई टोटल। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि भैया जो 3 लाख आपने आपने क्या किए वो कर दिए, बेच दिए, मतलब आपने उनको हटा दिया, तो ये जो 3 लाख आपने हटा दिया तो इनको कुछ इनकम पे भी करी होगी। मैंने कहा सर यस सर हमने 3 में इनकम पे करी होगी। सर कितनी पे करी होगी? मैंने कहा सर अभी तक की हमारी कमाई है 57.854, ये है हमारी 306 लाख यूनिट्स पे। इसमें हमने 3 लाख के लिए कितनी पे कर दी वो हम निकाल लेंगे, वो आ गई 0.567। ठीक है, तो ये अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी इनकम 57.267। ठीक है, ये आ गई हमारी इनकम। अब इसमें हमने जून की इनकम ऐड कर दी। सर जून की कितनी है? सर जून की है 45.45, तो टोटल आ गई हमारी 102.717। ठीक है, इसमें से हमने 70% डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो 70% डिस्ट्रीब्यूट करी वो है 70.7019। इसी के साथ ये ओवर हो गया। ठीक है, यही पूछा था फर्स्ट पॉइंट में, ख़त्म हो गया। एक यहाँ पर सही करो, ये है 0.07, तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई होगा ये होगा 0.07, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, ये सही है, ये 0.07 था, मैंने 0.7 लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ थर्ड, रीपरचेज प्राइस एट द एंड ऑफ मई। अब देखो मई में आपने रीपरचेज कितना किया है, तो ये बहुत सिंपल है, आपका ओपनिंग एनएवी कितना है? मैंने कहा ओपनिंग है इतना, माइनस हम 2% लोड माइनस कर देंगे, लेकिन ऐड करेंगे हम कितनी इनकम अप्रैल और मई की। तो अप्रैल और मई की इनकम कितनी है? मैंने कहा सर अप्रैल और मई की इनकम है, टोटल है 57.834। ये देखो ये आ गई थी ना अप्रैल और मई की 57.834, डिवाइड कर देंगे हम किससे? 306 लाख से, 306 लाख से, तो ये आ जाएगी आपकी इतनी आ जाएगी 0.189। तो सर इतनी आ जाएगी, तो इसका आप टोटल करेंगे तो हमारी आ जाएगी 18.564। तो ये आपकी वो आ गई, रीपरचेज प्राइस आ गया। ठीक है, इसके बाद बोला है नेट एसेट वैल्यू ऑफ 30 जून, मतलब एंडिंग का नेट एसेट वैल्यू बताइए। तो देखो नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखो आपका ओपनिंग एनएवी कितना है? मैंने कहा ओपनिंग एनएवी तो सर हमारा 300 मल्टीप्लाई बाय 18.75 था। ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ पोर्टफोलियो एप्रिशिएशन हुआ है, ये वाला। ठीक है, पोर्टफोलियो एप्रिशिएट हुआ, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारी इनकम अप्रैल की हमने यहाँ पर ऐड कर दी। इसके बाद हमने जो 6 लाख इशू किए थे, तो उन 6 लाख मल्टीप्लाई बाय कितनी, ये देखो हमने सेकंड पार्ट में निकाला भी था, तो 6 लाख इंटू हमने उनको 19.205 में हमने उनसे लिया। ठीक है, तो ये भी हमारी एनएवी बढ़ गई। फिर हमें मई में इनकम हुई, उससे हमारी एनएवी बढ़ गई। फिर हमने कुछ माइनस कर दी, तो 3 लाख इंटू कितने में हमने उनको दिया, ये रहा 18.564 हमने थर्ड पार्ट में निकाला था, तो इतना हमने माइनस कर दिया। फिर जून की इनकम हमने ऐड कर दी, फिर हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी 70%, वो कितनी थी, ये रही हमने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में 71.9019। तो इससे सर हमारा टोटल जो आ गया वो आ गया हमारा 6140.1। ठीक है,
और हमारी यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स हैं हमारी सर 303। क्यों, 300 प्लस 6 माइनस 3, 303। इससे हमारा NAV आ जाएगा जो कि आएगा हमारा, आप मैं बोल देता हूँ ओरली 20.27। तो इससे हमारा वो आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 20.27, ये आ जाएगा आपका इस सॉल्यूशन से। तो ये इजी था, कुछ मुश्किल था इसमें? क्या मुश्किल था मैं आपको बताऊँ, एक दो बार करोगे समझ आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। अब आ जाओ 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 म्यूचुअल फंड है, 2 म्यूचुअल फंड है। पहला तो है हमारा D म्यूचुअल फंड और एक है K म्यूचुअल फंड। मैंने कहा ठीक है। NAV एज ऑन 31/12/2014 D म्यूचुअल फंड की दे रखी है 70.71, जिसमें आपके देखो मैं यहाँ पर है ना बना देता हूँ एक टेबल। मैंने कहा आपके पास एक तो D म्यूचुअल फंड है और एक K म्यूचुअल फंड है, ठीक है। NAV दे रखी है कितनी, NAV दे रखी है आपकी, एक तो एक जगह दे रखी है 70.71 और एक जगह दे रखी है 62.5, ठीक है। इसमें से आपका इक्विटी कंपोनेंट कितना है और कैश कंपोनेंट कितना है। इसमें दे रखा है कि भैया 99% इक्विटी है 70 पॉइंट की, तो ये कितना हो गया 70 इक्विटी है और 0.71 रेस्ट जो हो गया आपका वो बचा, वो कैश बचा, ठीक है। ऐसे के में देखेंगे, के में 96% है तो 96% इसका 62.5 का आ जाएगा 60 और कैश बचा 2.5। तो ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया कि भैया जो हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अगर डी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो NAV अगर 70.71 है तो भैया उसमें इक्विटी का पार्ट 70 है और कैश का पार्ट 0.71 है। ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अब हमें इसने बोल रखा है शार्पी रेशियो दे रखा है, टेन्योर दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक है सर, और तो कुछ नहीं दे रखा, नहीं। देर इज़ नो चेंज इन पोर्टफोलियो इन नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल कॉस्ट इज़ ₹3 पर यूनिट। ठीक है, इसने बोला कि भैया एनुअल एवरेज कॉस्ट दे रखी है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, मार्क कर लेते हैं अभी बस। इसके बाद बोल रहा है इफ़ शेयर गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड NAV आफ्टर अ मंथ फॉर द स्कीम बोथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर हमारा शेयर 5% से ज़्यादा अगर किसी महीने में कम होता है तो हम एक्सपेक्टेड NAV निकालेंगे। ठीक है, अभी यहीं रोक दो, अब हम पढ़ते हैं एक बार। कंसीडर 12 मंथ इन अ ईयर, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ डेज वाला क्वेश्चन नहीं है, मंथ में ही निकालना है आपको। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम है ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे आंसर में दे रखा है मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ बस। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, हमने निकाल दिया। सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि भैया देखो हमारे पास डी म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, के आप खुद निकाल लेना। ठीक है, मैं अभी सारी चीज़ें डी की लेके चल रहा हूँ, के आप खुद निकालते रहना, कर पाओगे इतना? ठीक है, तो देखो डी म्यूचुअल फंड का क्या कह रहा है, शार्पी रेशियो इसने दे रखा है। अरे अच्छा, शार्पी रेशियो होता क्या है, देखो शार्पी रेशियो आपका होता है रिस्क रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री, और डिवाइड बाय इसमें जो होता था वो होता है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब आपका ये जो भी मतलब डी का जो भी रिटर्न होगा, डी का जो भी रिस्क होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया टेनर रेशियो। टेनर रेशियो कहता है, ये कहता है, ये भी कहता है कि भैया रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बोलता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है। ठीक है, तो डी का हम निकाल रहे हैं। देखो डी का हमने पहले शार्पी रेशियो निकाला, हमने शार्पी रेशियो में देखा, हमने देखा कि भैया शार्पी रेशियो क्या है, हमने कहा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री। क्या हमें रिस्क फ्री क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं, हमें रिस्क फ्री तो नहीं दे रखा। ठीक है, हमने रिस्क फ्री भी एज इट इज लिख दिया। डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मैंने कहा हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन तो दे रखा है 11.25, तो ठीक है। और मेरे को रेशियो भी दे रखा है, ये 2 है शार्पी रेशियो, तो मैं क्या ये कर सकता हूँ 2 × 11.25, तो ये आ गया मेरा 22.5।
तो मैंने कहा देखो मेरा जो आर पी माइनस आर एफ आया है ना, मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, तो मैंने कहा ये हमारा आया है 22.5, निकाल लिया। अब मैं आ गया टेनर रेशियो पे। टेनर रेशियो क्या होता है? टेनर रेशियो जो ऊपर होता है वो तो मैंने अभी निकाल ही लिया था, लो 22.5। और नीचे क्या बोल रहा है इसने? बीटा बोला है। क्या बीटा गिवन है? नहीं, बीटा गिवन नहीं है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। लेकिन टेनर रेशियो तो गिवन है 15, तो 15 ऐसे लिखेंगे और ये आ गया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो आएगा, मतलब बीटा ऑफ डी अगर मैं बोलूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है सर, इतना तो हमारा निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप के का भी निकाल लोगे, जैसे मैंने डी का निकाला वैसे ही आप के का निकाल लेना। ठीक है सर, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा देखो भैया, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है, मैंने कहा अगर मार्केट, क्वेश्चन में गिवन है अगर मार्केट 5% से नीचे ज़्यादा है, मार्केट गिरता है 5% से, और बीटा मैंने अभी निकाल लिया कितना, 1.5, तो शेयर कितने से गिरेगा? तो शेयर होता है मार्केट मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो शेयर होता है 5 × 1.5, तो शेयर गिरेगा हमारा 7.5% से, शेयर गिर जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसने बोला था ना मार्केट 5% से गिरेगा, गिर गया हमारा, ये गिर गया। अब फोर्थ पॉइंट निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि भैया एक तो देखो मैं आपको बताता हूँ अब एक महीने में क्या क्या चेंज हुआ, 1 मंथ में क्या क्या चेंज हुआ। मैंने कहा एक तो हम देखेंगे कैश के साथ क्या हुआ। कैश पहले कितने था? 0.71 था, और अब इन्होंने एक एक्सपेंस किया है 3 रुपये पर यूनिट का। ठीक है, तो इन्होंने 3 रुपये जो ये किया है ये है एनुअल, एनुअल है 3 रुपये पर मंथ। अगर मैं निकालूँ तो 3/12 ये आ जाएगा, एक मिनट कैलसी में करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो हमारा कैश कम हो गया 0.25 से, तो ये आ गया हमारा कितना आ गया 0.46। तो ये हमारा 1 मंथ के बाद कैश कम हो, कैश इतना आ गया। अब 1 मंथ के बाद हमारा और क्या क्या हुआ है, हमारे एनएवी का क्या हाल हुआ है। मैंने कहा चलो एनएवी का भी देख लेते हैं क्या हाल हुआ है। मैंने कहा पहले एनएवी कितना था? मैंने कहा पहले एनएवी आपका इक्विटी शेयर का जो था, ये हम एनएवी की ही बात कर रहे हैं, ये भी एनएवी कैश है, ये एनएवी इक्विटी है। तो इक्विटी पहले हमारी 70 की है। ठीक है, मैंने कहा हमारी इक्विटी पहले थी वो है 70 की है। मैंने कहा लेकिन इस 70 में से अब कम हो जाएगा कितना, 1 माइनस मैं बोलूँ 7.5% कम कर देंगे, 7.5% कम कर देंगे क्योंकि शेयर गिर गया। तो मैंने कहा लो इक्विटी इतने से गिर गई, तो ये परसेंटेज जब हम लिखते हैं तो हमेशा ऐसे लिखो 0.75, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 64.75। तो ये हमारी 1 मंथ के बाद वैल्यू हो गई, इक्विटी की ये हो गई, शेयर की कैश की ये हो गई, टोटल हो गई 65.21। बस ये आ गया, बस इतना ही निकालना है इस क्वेश्चन में। बस ऐसे ही जैसे मैंने डी का निकाला आप के का भी साथ साथ निकालते रहना, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाओ इसमें 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। 22 क्वेश्चन कह रहे देखो 22 क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप पता खुद भी कर सकते हो। मैं एक मिनट फिर भी एक आध दिखा देता हूँ आपको, देखो पूरा ही दिखा देता हूँ, छोड़ो। एएनपी प्लान है, हेज फंड करंटली 20 करोड़ का आपका, ठीक है, आपका एसेट है। अब क्या है, जो मैनेजर की जो फीस है वो है 0. ये पोर्टफोलियो एसेट की तो कितनी आ गई है, ये आ गई आपकी 2 लाख रुपए आ रही है ना शायद, ये 20 करोड़ की फ़ीस है, उसमें 2%, हाँ ये 2 लाख रुपए फ़ीस आ गई। ठीक है, 2 लाख रुपए फ़ीस तो फिक्स है, ये तो देनी ही देनी पड़ेगी आपको मैनेजर को। इसके अलावा आपको ना एक इंसेंटिव फ़ी भी देनी पड़ेगी 2%, लेकिन इंसेंटिव फ़ी आप तभी दोगे जब आप हर साल रिटर्न कमाओगे एक्सेस ऑफ जितना इंसेप्शन में वैल्यू थी, मतलब अगर आप रिटर्न कमाओगे इंसेप्शन से ज़्यादा तभी आप उसको इंसेंटिव दोगे। बस इस क्वेश्चन में यही बोला है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंड इंसेप्शन हाफ ईयर अगो वॉज 21 करोड़। ये क्या बोला है इन्होंने, तो इसने एक तरीके से ये मेरे को ओपनिंग वैल्यू दे दी 21 करोड़ की। ठीक है, हमारा एसेट 20 करोड़ का था वो अलग चीज़ है, ये 21 करोड़ की वैल्यू दे दी। तो मैंने कहा देखो भैया
एक तो 2 लाख रुपए तो आप दे ही दे रहे हो, क्या इंसेंटिव फीस आप दोगे कि नहीं दोगे वो डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर 29% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसको ना एक बार आंसर से देख लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैंने कहा 20 करोड़ की चीज़ थी, उसमें 29% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये हो गया आपका 25.8 करोड़ का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और मेरी तो 21 करोड़ की ही मतलब ओपनिंग वैल्यू थी, तो ये आपने कितने कमा लिए, 4.8 करोड़ कमा लिए। तो मैंने कहा इस पे आप 2% ये दोगे, क्या नाम है, इंसेंटिव दोगे, तो 2% ये, 2 लाख ये, तो ये टोटल इंसेंटिव दोगे। आपको क्वेश्चन भी यही निकालना है कि बताओ कि कितना आप फी पेबल करोगे, तो 2 लाख ये और इसका 2%। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपने बोला 20 करोड़ में अगर 4.5% हम ऐड कर देते हैं तो वो आता है आपका 29.9। मैंने कहा लेकिन 21 करोड़ तो स्टार्टिंग में वैल्यू थी, मैंने कहा यहाँ तो आपने कुछ कमा के ही नहीं दिया। तो मैंने कहा भैया मैं आपको जीरो कुछ भी नहीं दूंगा, और आपको क्या नाम है वो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे फिक्स वाले, तो आपको 2 लाख टोटल देने पड़ेंगे, यहाँ आपको इंक्रीमेंट के बेसिस पे कुछ नहीं देना। तो थर्ड केस में भी यही होगा। इस थर्ड केस में तो भैया आप नेगेटिव परसेंटेज कमा रहे हो, मतलब आपने 20 करोड़ से भी नेगेटिव आपने कमाया है, तो भैया यहाँ इंसेंटिव तो देखो, इंसेंटिव तो कुछ नहीं दोगे, लेकिन वो 2 लाख जो फिक्स है वो तो दोगे ही दोगे। तो बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं था। अब ये वाला 23rd क्वेश्चन है, पता है पोर्टफोलियो में भी है, तो ये वाला मैं आपको ध्यान से करवाऊंगा। अब आ जाओ देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, फिर सीधा मैं इसको आंसर में लेके जाऊंगा। पहले समझो, ये कह रहा है कि देखो हमारी स्टार्टिंग में एनएवी है 40, फिर हो गई 25, फिर हो गई 36, ऐसे हमारी एनएवी चेंज हो रही है, ठीक है, 10 महीने की दे रखी है एनएवी, ठीक है ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि सुनिधि ने, एक सुनिधि नाम की एक इन्वेस्टर है, उसने क्या किया, 2 लाख इक्वली इन्वेस्ट किए हैं इक्विटी फंड में और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बॉन्ड्स में। जो देखो ये इक्विटी होता है ना, ये एग्रेसिव होता है भैया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डूबती हैं कम होती हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए उसने इक्वली का क्या मतलब है, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इक्वली का मतलब होता है 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उसने इक्विटी शेयर्स में और बॉन्ड्स में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया वो रीबैलेंस करने के लिए और इंक्रीज करेगी फंड को, अगर अगर फंड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ 15% से ज़्यादा हुआ तो वो रीबैलेंस करेगी, ठीक है, रीबैलेंस करेगी, बस इतना दिमाग में रख लो। याद हो गया, एक तो एनएवी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 2 लाख उसने इन्वेस्ट किए हैं, 1-1 लाख रुपए, और रीबैलेंस कब करेगी, जब उसका फंड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मतलब एनएवी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा 15% से। कौन, एनएवी, ठीक है। अब आ जाओ आंसर में, अब मैं सीधा आंसर पे ही लेके चलता हूँ आपको। अरे हम जूम आउट करके कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो बहुत इजी है, क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो। कह रहे 40 रुपये एनएवी है, हमने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 2 लाख टोटल इन्वेस्ट किए हैं। ये है हमारा कंजर्वेटिव, ये है बॉन्ड, ये है हमारा इक्विटी शेयर, ठीक है। हमने यूनिट्स कितनी इशू करी, हमने यूनिट्स करी है इक्विटी की इशू, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40, 40 है ना एनएवी, तो हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2500, तो 2500 यूनिट्स हमारी हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ये हो गया 25 रुपये हो गया एनएवी। क्या एनएवी में गिरावट 15% से ज़्यादा है, 40 का अगर हम 15% निकालें तो वो आता है 6, यहाँ तो गिरावट ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम रीबैलेंस करेंगे। मैं यहाँ निकाल देता हूँ, देखो 15% के लिए मैं एक अलग से रफ में निकाल रहा हूँ, यहाँ है ना 6 आ रहा है, तो यहाँ तो 6 से ज़्यादा गिरावट है, ये गिरावट 6 की आ रही है, बट यहाँ तो 6 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रीबैलेंस होगा, रीबैलेंस होगा। तो कैसे होगा रीबैलेंस, देखो क्या होगा, आपका ये 2500 यूनिट्स है, 2500 यूनिट्स को 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 6200 500 आ गया। करें एक बार, ये हाँ यही आ रहा है, 6200 500 आ रहा है। एक मिनट, 2500 डिवाइड हो, सॉरी 25, तो ये 6200 500 आ रहा है, आ रहा है। बॉन्ड तो सेम रहेंगे, बॉन्ड जो है वो सेम रहेंगे, टोटल आ गया इतना, मैंने कहा टोटल आ गया, ठीक है। तो अब इसी टोटल को दोबारा से लिख देंगे और अब इसका 50-50% कर देंगे, तो इतने बॉन्ड्स आ गए, इतने ये आ गए। तो एक तरीके से हमने इक्विटी शेयर और बढ़ाए हैं, कितने बढ़ाए हैं, इसको 25 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 750 यूनिट्स और बढ़ाए हैं, तो ये लोग बढ़ गए, यूनिट्स बढ़ गए, यूनिट्स बढ़ गए, बढ़ गए। अब देखो 25 का 6 वो निकालो 15%, ये आ गया
75। क्या ये उससे ज़्यादा बड़ा है? हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ भी हम रीबैलेंस करेंगे। अच्छा रीबैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखो ये 3 2 जो हमने यूनिट छोड़े थे उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1,17,000। ये बॉन्ड्स तो सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया। अब रीबैलेंस करना है तो भैया अभी इसको सेम लिखा और इसको 50-50 में डिवाइड किया, और ये देखो ये कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है, तो ये इनका दोनों का वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 36, ये इतने सेल कर दिए यूनिट्स, और सेल करोगे तो इस टोटल से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो 36 से यहाँ आओ 32 पे। 36 का 15% कितना होता है, वो होता है 5.4। लेकिन 5.4 की गिरावट, क्या यहाँ गिरावट 5.4 के अंदर अंदर हुई है? 36 में अगर हम 5.4 माइनस करें तो आता है 30.6, लेकिन यहाँ तो 32 ही है, तो इसका मतलब यहाँ रीबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो रीबैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आपने क्या किया, जितनी आपके पास यूनिट्स थी उसको मल्टीप्लाई किया 32 से, यहाँ आ गया आपका 88,000, ये आपकी सेम रही, तो ये टोटल आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब गए नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम पे आपका यहाँ पर 15% से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका रीबैलेंस होगा। क्यों होगा, देखो 32 में अगर हम 15% ऐड करें, 15% ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 36.8 आएगा। तो यहाँ तो 38 है, तो इसका मतलब रीबैलेंस होगा। तो पहले तो 38 को लास्ट यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कितनी थी लास्ट यूनिट, ये थी, सेम ही थी, ठीक है। तो ये इससे करोगे तो ये आ जाएगा। इक्विटी में लाइबिलिटीज मतलब बॉन्ड आपका सेम रहेगा, और इसका टोटल करोगे तो ये, फिर रीबैलेंस करने के लिए फिर से आप ऐसे करोगे, ये यहाँ पर कम हुई हैं, कितनी कम हुई है, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 38, तो इतनी सेल हो गई, और जितनी सेल हो गई वो इस क्लोजिंग से माइनस कर दोगे तो ये आ गई, बस। तो ऐसे करते करते आप ये चलते जाओगे ना, तो एंडिंग में आपका ये बच जाएगा। तो अब ये बोलना चाहता है कि भैया देखो एंडिंग में जो ये बच गया है ना, ये आपका जो टोटल वैल्यू है वो ये है, मतलब आपने कहा 2 लाख इन्वेस्ट किया था और रीबैलेंस करते करते आप 2,40,000 पे आ गए हो, ठीक है। एंड अगर आप बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी से चलते तो क्या होता, देखो बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी से ये होता कि आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर रखे थे, ठीक है। आपका स्टार्टिंग में जो NAV था वो था 40, और एंडिंग में NAV है 52। तो आपका अभी का जो टोटल बैलेंस होता वो होता 2,60,000। तो आप बाय एंड होल्ड से चलते तो 2,60,000 आता, और आप मैकेनिकल स्ट्रैटेजी मतलब ये गंदी सी स्ट्रैटेजी से चल रहे हो तो आपका 2,40,000 आया है, बस ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हमने 1.5 घंटे में पूरा म्यूचुअल फंड पढ़ लिया है। बहुत इजी था, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से करना, और सारे क्वेश्चन मैं बोलूँगा लिख के कर लेना। शायद 1 दिन लग जाएगा आपको पूरे क्वेश्चन लिखने में, या 1 दिन भी नहीं लगेगा यार, ये तो लगेगा आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, बट अब करना लिख कर, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।